हाय सैफ, हाउ आर यू? Hi, hello sir. I'm fine. कितना सिलेबस हो गया सैफ? सिलेबस इन द सेंस की रिवीजन कितनी हो गई? तो सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है और रिवीजन भी मेरी मतलब है। हाफ चैप्टर अभी तो वो ऑडिट प्रोसीजर्स रहते हैं। बाकी मैं बुक से रिवाइज कर रहा हूँ। और क्वेश्चन कर रहे हो साथ साथ रोज एक? जी जी। जी जी, क्वेश्चंस तो मैं कर रहा हूँ। और सर बस इसमें कंफ्यूज था मैं कि स्टडी हब के सारे कंप्लीट करूँ, फिर जो है उस पर जाऊँ जो हमारे हैं मॉक एग्जाम में और पास पेपर्स हैं। देखो, जो मॉक पेपर्स तुम्हें हम भेज रहे हैं, जी सर। ठीक है ना, वो तो तुम्हें रोज करने हैं। वो जो मॉक तुम्हें जब मिलेंगे वो तो करने ही करने हैं। जी जी। उसके साथ तुम जो हर रोज क्वेश्चंस कर रहे हो ना, जी जी। वो क्वेश्चंस करो पास्ट ईयर के। तो जो तुम्हारे ये है ना, क्या कहते हैं, जब तुम अपना लॉग इन करोगे, जी तो सर। लॉग इन में आता है ना सीबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, जहाँ पे पास्ट ईयर जी जी। क्वेश्चंस होते हैं, मैंने बताया था। हम्म। वो पास्ट ईयर क्वेश्चंस ही करने हैं तुम्हें अभी। हर रोज का एक दो क्वेश्चन पास्ट ईयर क्वेश्चन करना है। मैं तो कहूंगा दो क्वेश्चन करो रोज के। ठीक है। और जो तुम्हें मॉक भेजा ठीक। है अभी, एक मॉक है, एक और मॉक है, दो मॉक भेजेंगे, वो एक्सपर्ट इवैल्यूएशन है। 30 मार्क्स तुम्हारे को ऑन द स्पॉट पता चल जाएंगे। 70 मार्क्स आई विल चेक एंड आई विल टेल यू उसमें क्या क्या कमी है। ठीक है। ठीक है, वो ठीक है मॉक सर। जरूर करना। और जरूर मॉक करके मुझे बताना। ठीक है, वो मैं आज कर लूंगा। और बाकी बस वो अभी स्टडी हब के क्वेश्चन छोड़ दूं, वो भी बहुत ज्यादा हैं। स्टडी आपके कितने कर लिए तुमने? मैंने वो पार्ट ए के कर लिए हैं और पार्ट बी के भी किए हैं कुछ। तुम पार्ट जैसे बी के दो दो प्रैक्टिस सवाल। प्लेटफॉर्म से कर लो। अच्छा ठीक है। ठीक है, प्रैक्टिस ठीक है सर। प्लेटफॉर्म से कर लो। ओके मीना, कैन यू प्लीज अलाउ स्क्रीन शेयरिंग? सर इनको इश्यूज आते हैं ज्वाइन करने में सबको, मुझे तो अभी तक नहीं आया है कोई इशू। चीज मैं कह रहा हूँ ये सबको इश्यूज आई डोंट नो क्यों आता है ज्वाइन करने में जूम। पता नहीं। हाँ, मैं मेरे को भी समझ नहीं आता। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। जी बिल्कुल। मैं मुझे तो आज तक नहीं आया, हो सकता है इंटरनेट वो इश्यूज। एक्चुअली कई स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो कोई और डिवाइस यूज करते हैं या कुछ होता है। या फोन कई बार क्या होता है, जैसे लैपटॉप चेंज करा है या कुछ ऐसा है ना, तो वहां पे जूम को परमिशंस देनी होती है। जी जी। तो मे बी उस वजह से हो। कोई बात नहीं, कर लेंगे ज्वाइन अभी जल्दी। जी आज हम सर। एक एग्जामिनर रिपोर्ट डिस्कस करेंगे। जी सर। जो दिसंबर वाली रिपोर्ट है, मार्च वाले भी आई नहीं है, तो दिसंबर वाली रिपोर्ट विल डिस्कस। बस ये कि सर अभी जिस तरीके से अगर सोचें किसी भी टॉपिक के लिए वो सब मतलब है जहन में, लेकिन जब उसको जॉट डाउन करते हैं ड्राफ्ट करते हैं तो उसमें बहुत इश्यूज आ जाते हैं, मतलब मिक्स हो जाती है चीजें। क्वेश्चन देख के जो है वो इसमें कंफ्यूजन रहती है। किस चीज में इश्यूज आते हैं? सर जब पेपर सामने आता है, लेट्स सपोज मॉक एग्जाम हो गया या फिर हमारे किट हो गए, तो वो ज्यादा मुझे ऐसा टाइम मुझे लगता है कि ज्यादा उसको क्वेश्चन को दो तीन दफा पढ़ना चाहिए फिर उसको करना चाहिए। बहुत दफा गलतियां देखो, मैं एक इसी बात चीज। बताऊं। मेरा एक स्टूडेंट था, उसका दिवांशु, और एक और स्टूडेंट था मेरा, राहुल। तो उनसे मेरी बात हुई थी एंड दोनों का ऑडिटिंग में दे स्कोर्ड गुड मार्क्स। राहुल के तो आई थिंक 90 प्लस आए थे। ये लेकिन काफी पुरानी बात है। उन दोनों ने एक कॉमन चीज पता है क्या बोली थी, कि जब एग्जाम देने स्टूडेंट जाते हैं ना, तो उनका एग्जाम खराब इसलिए नहीं होता कि उनको आता नहीं है या आता है। उनका एग्जाम इसलिए खराब होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरे होते हैं। तो जब तुम मॉक सर करते ये। हो, कुछ भी करते हो ना, पहले से ही ये सोच बना लो कि तुम्हें पेपर आता है। सब कुछ आता है। उसी लिए मैं तुम्हारे को मॉक्स करवा रहा हूँ कि ये मॉक्स तुम दे दोगे ना, तो तुम्हें खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मुझे पेपर आता है, क्योंकि पेपर भी इसी प्लेटफॉर्म पे आने, इसी तरीके से आना है। तो तुम्हें एक वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एंड मैं यही कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहता हूँ सारे स्टूडेंट्स में, कि उनको सबको ऐसा हो जाए कि जब मॉक आए, जी दे सर। शुड बी वेरी हैप्पी एंड मोटिवेटेड रादर देन स्केयर्ड, कि यार एग्जाम जब आया पता नहीं कैसा क्वेश्चन होगा, समझ ही नहीं आ रहे क्वेश्चंस। देखो, एग्जाम होगा, ऑफ कोर्स डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। बट ये जो मॉक्स वगैरह जब तुम करोगे, पास्ट ईयर क्वेश्चंस करोगे, तो तुम्हें लेवल पता चल जाएगा कि एसीसी का क्या लेवल है, क्योंकि पास्ट ईयर भी तो वही है ना जो एसीसी ने एग्जाम में दिए हुए हैं, सेक्शन बी के। बिल्कुल। तभी मैं ये बोल रहा हूँ कि अब से सिर्फ सेक्शन बी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो हर रोज के दो। और जो एसीसी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रैक्टिस दोस क्वेश्चंस एज मच एज यू कैन। तुम देखना, ऑडिटिंग में कोई स्कोप नहीं है कि तुम
80-70 से कम ला पाओ। जी सर, ट्राई करेंगे पूरी। ओ, मैं एक बार वो करूँ, फाइल ओपन, ACCA, ACCA ग्लोबल होम पेज, स्टूडेंट्स, स्टडी रिसोर्स, ACCA क्वालिफिकेशन, ऑडिट एंड एश्योरेंस, एग्जामिनर रिपोर्ट, लेटेस्ट 23। तो ये ACCA रिपोर्ट है सितंबर दिसंबर 23 की। सो बेसिकली जो रिपोर्ट होती है एग्जामिनर रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में क्या चीज डिस्कस होती है, ये जो रिपोर्ट होती है इस रिपोर्ट में वो ACCA वो वाले क्वेश्चंस रिवील करते हैं जो क्वेश्चन स्टूडेंट ने लेट से 30 या 20% स्टूडेंट्स ही सही कर पाए थे, बाकी सबने गलत किए थे। मतलब इजी क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं बताते, हार्ड क्वेश्चंस यहाँ पे बताते हैं। सो देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एक हमारा आता है सेक्शन ए, एक आता है सेक्शन बी। तो सेक्शन बी के जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस है वो तो ACCA ने वैसे ही अपने CBE प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म में हमें दे ही दिए। तो CBE प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी सेक्शन बी के जो क्वेश्चंस है वो वहां पे हैं। यहाँ पे तुम्हारे को सेक्शन ए के भी वो क्वेश्चंस मिलेंगे जो क्वेश्चन स्टूडेंट ने गलत करे थे। 30-40% स्टूडेंट्स 30-20% ही सही कर पाए थे, बाकी सबने गलत। तो सेक्शन ए के क्वेश्चंस वैसे ACCA कभी रिवील नहीं करता, याद रखना। सेक्शन ए के क्वेश्चंस ACCA कभी भी रिवील नहीं करता कि सेक्शन ए किसी भी सब्जेक्ट के। बट एग्जामिनर रिपोर्ट में जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे रिवील होते हैं। तुमने जैसे अगर F3 या F7 कोई सब्जेक्ट करा होगा, उसकी एग्जाम किट करी होगी, तो एग्जाम किट में लिखा होता है कि वो क्वेश्चन जून में आया हुआ है या कहीं पे आया हुआ है। वो लिखा होता है क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन काफी स्टूडेंट्स ने गलत किया होता है। तो वो ट्रिकी क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो इस रिपोर्ट में हम पहले सेक्शन ए के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर सेक्शन बी का। इसमें सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन सेक्शन बी के क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या चीज है वो चीज इन्होंने यहाँ पे बताई है। पारुल, सैफ, यतीश, यू ऑल आर विद मी? यस सर। जी सर। चलो अब लेट्स डू वन थिंग। इसमें मैं यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चंस शो करूंगा, यू हैव टू गिव मी द आंसर एंड लेट्स सी किसको कितना आता है। ओके, ठीक है। तो एक काम करते हैं, स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन फ्रॉम हेयर, एग्जांपल ऑफ अ केस सिनेरियो। स्टार्ट रीडिंग दिस क्वेश्चन। यहां तक जब सारे पढ़ लो मुझे बताना, वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। फिर वो तुम पढ़ोगे और फिर क्वेश्चंस के आंसर दोगे। और थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ना है, फास्ट पढ़ना है। या चलो मैं भी पढ़ता हूँ साथ साथ, आई विल आल्सो रीड फॉर यू ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। On 1st July 2015, you are an audit supervisor with Tunnel Company and you are reviewing the audit of Scrapper Company. हम Tunnel Company एक ACCA फर्म है जिसकी हम ऑडिट सुपरवाइजर है, एंड वी आर डूइंग ऑडिट या रिव्यूइंग द ऑडिट ऑफ Scrapper Company फॉर द ईयर एंडेड 30th April 2015. The audit of, just give me 1 second guys, इसका ना फॉन्ट थोड़ा सेट कर दूं। The audit of trade receivable and prepayment was performed by the audit assistant Colin Walsh. तो Colin Walsh ने रिसीवेबल और प्रीपेमेंट का ऑडिट किया था।
The audit planning document required that a positive trade receivable confirmation be performed. The total value of trade receivable is 2.15 million. ये है total receivable और एक positive confirmation भेजनी है. मैं I'll not speak in हिंदी now, मतलब in the sense हिंदी में समझाऊंगा नहीं क्वेश्चन, क्योंकि अब तक तुम्हें इंग्लिश अच्छे से आ गई होगी because you are doing questions. जो चीज नहीं समझ आए मुझे बता देना कि सर इस लाइन का मतलब बता दो. Results of receivable confirmation. Confirmation letter was sent out to the 10 largest customers, totaling this, together with 30 other balances with call-in selected using statistical sampling. That means total customers जो थे कंपनी के, उसमें से 10 जिनकी वैल्यू थी 409 उनको कंफर्मेशन भेजा एंड 30 अदर्स को हमने कंफर्मेशन भेजा. आफ्टर एनालाइजिंग रिस्पॉन्सेज फॉलोइंग वर्किंग पेपर्स वर प्रिपेयर्ड. ओके, क्या वो, अब यहाँ पे एक चीज तुम्हें क्या ध्यान रखनी है गाइस, तुम्हारे को इस केस में ये फिगर्स, ये सब बंदों का नाम, इस पे इतना फोकस नहीं करना, जल्दी जल्दी केस पढ़ना है. ठीक है, हम जल्दी जल्दी केस पढ़ेंगे क्योंकि दोबारा से एक बार केस हो सकता है हमें देखना पड़े. 10 लार्जेस्ट कस्टमर, नंबर ऑफ अकाउंट 10, मतलब लार्जेस्ट कस्टमर, यहाँ पे इन्होंने ये लार्जेस्ट कस्टमर लिखना था. लार्जेस्ट कस्टमर के 10 अकाउंट से टोटल अमाउंट इतना था. हमने 10 के 10 का रिव्यू करा है, मतलब हमने टोटल बैलेंस को कंफर्म करा है. ये ऐसा नहीं है कि बैलेंस मैच कर रहा है, ये है कि 10 जो लार्जेस्ट कस्टमर थे हमने 10 के 10 से कंफर्मेशन मंगाई है, 100% से कंफर्मेशन मंगाई है और उनमें इतना डिफरेंस आ रहा है. अदर कस्टमर्स जो थे दैट वर टोटल 253, जिसमें जो इतना अमाउंट था दिस वाज टोटल जो रिसीवेबल का हमारा बैलेंस था. 30 से हमने कंफर्मेशन मंगाई, मतलब टोटल थे अदर कस्टमर छोटे छोटे 253, हमने 30 से ही स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग के बेसिस पे मंगाया. जो 30 हैं उनका बैलेंस था इतना, मतलब इसमें से 253 में से 30 का बैलेंस इतना था जिनसे कंफर्मेशन मंगाई है, और उनका जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज 45040. सो इतने टोटल रिसीवेबल हो गए, इतना टोटल बैलेंस, इतने टोटल हमने कंफर्मेशन करा है, इतना टोटल कंफर्म करा, और ये आ रहा था डिफरेंस. अब आगे इसमें क्या दिया हुआ है, largest customer, Colin identified that stale company replied stating that balance due was 41310. हमें क्या फिगर है, इसका बैलेंस कितना था, ये अभी इस चीज पे कोई फोकस नहीं करेगा. क्वेश्चन में पूछा जाएगा तब दोबारा देखेंगे, अभी नहीं देखना, अभी सिर्फ हम समझ रहे हैं. तो लार्ज कॉलिन आइडेंटिफाइड स्टेल कंपनी रिप्लाइड दैट the balance due was this and that a payment of this was made to scrapper on 29th, कि उन्होंने स्क्रैपर को इस डेट को पेमेंट करी थी. स्क्रैपर कंपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड शोड दैट बैलेंस आउटस्टैंडिंग वाज इतना. अभी कुछ नहीं करना है, इसका दोबारा पढ़ना पड़ेगा हमें. फाइव ऑफ अदर लार्जेस्ट कस्टमर्स इनिशियली फेल्ड टू रिस्पॉन्ड, उन्होंने पॉजिटिव कंफर्मेशन का हमें रिस्पॉन्स ही नहीं दिया. Other customers, following investigation, Colin discovered invoicing errors in 3 of the accounts which had been selected using statistical sampling. के 3 में issues आए थे. The errors resulted in overstatement of customer balance of 5040, जो ये difference आ रहा है, इस वजह से बैलेंस ज्यादा आ रहा था. Prepayment, included in prepayment are advertising cost of this. The finance director advised Colin that companies started using services of new advertising company during the year and signed an annual contract which commenced on 1st February. The full amount of contract was paid in advance. सारा अमाउंट उन्होंने एडवांस में पे कर दिया था. तो यहाँ पे हमारा अक्रूवल प्रीपेमेंट का कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि अगर यहाँ पे हमने सारी पेमेंट कर दी और इधर हमारा ईयर एंड हो रहा है और ये कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है, तो प्री पेमेंट में सारा नहीं जाएगा, इतना हमारा जो है वो यूज हो जाएगा इस साल. यहाँ पे जो हमारा बैलेंस बचेगा नेक्स्ट ईयर के लिए दैट विल बी प्री पेमेंट. तो अभी इसको फोकस नहीं करते, क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे. यहाँ पे स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, इसमें बुक में नहीं लिखी हुई, इसमें नहीं लिखा हुआ. स्टूडेंट जैसे मैंने अभी बताया, दे स्टार्ट डूइंग कैलकुलेशंस हियर अपने अकॉर्डिंग, कि यहाँ पे कितना प्रीपेड हो जाएगा, कि क्या ईयर एंड है, कितना हो सकता है. वो चीज किसी को नहीं करनी है ना. यहाँ पे सोचना भी कि कितना बैलेंस है, कितना होगा, क्या डिफरेंस है, इसमें तो और भी डिफरेंस आ रहा है, कुछ नहीं सोचना. अभी तुम्हें सिर्फ रीड करना है ताकि तुम्हें थोड़ा सा समझ आ जाए कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में. कितनी डिटेल में हो रहा है वो तुम्हें नहीं पढ़ना, वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के हमें ये चीज दोबारा एक बार देखनी पड़ेगी. तो पहला टाइम केस स्टडी को 2 से 3 मिनट लगाने हैं कि विद इन दिस टाइम फ्रेम यू आर एबल टू रीड द इंटायर केस स्टडी. 2 से 3 मिनट बस फटाफट से, कि ऊपर ऊपर से समझ आ जाए क्या हो रहा है. अब इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज identify by clicking the relevant boxes in the table below whether each of the following statements applies to positive receivable confirmation, negative or both. अब सबको, तुम तीनों को ये क्वेश्चन पढ़ना है
और तीनों मुझे इसका आंसर दो, जिसका मैं नाम लूंगा वो मुझे आंसर देगा। फटाफट से क्वेश्चन पढ़ो, जब हो जाए मुझे बताना, इन द सेंस कि सर हो गया, एंड देन आई विल आस्क द आंसर्स। माइक प्लीज गाइस सारे ऑन कर लो, बिकॉज तुम्हें बार बार माइक ऑन ऑफ करना पड़ेगा। इट्स गोइंग टू बी गुड अगर तुम माइक सारे ऑन रखो। यतीश, हाँ सर, गुड, वो देयर माइट बी अ बैकग्राउंड नॉइज, इसलिए मैंने ऑफ रखा था। It's okay. डजंट मैटर, दैट्स फाइन। आईफोन, व्हाट्स योर नेम? हो गया गाइस, इतना टाइम नहीं लगाना। जी सर। चलो, सबसे पहले मुझे आंसर देगा सैफ। तो सैफ तुम मुझे बताओ इसका आंसर क्या है फर्स्ट वाले का? सर ये पॉजिटिव। ए का पॉजिटिव, ओके। सेकंड वाले का बताओ। सर नेगेटिव। सेकंड वाले का नेगेटिव। थर्ड? थर्ड भी सर नेगेटिव। थर्ड भी नेगेटिव, ओके। चलो अब पारुल तुम मुझे आंसर दो। सर पॉजिटिव। एक सेकंड रुको, मेरे को सैफ ने ये बोला है, ओके पॉजिटिव। सेकंड वाले का? नेगेटिव। नेगेटिव। थर्ड वाले का? जल्दी बताओ। सर नेगेटिव। नेगेटिव, ओके। सर डाइसी यतीश है, फर्स्ट। मतलब नॉट श्योर। नॉट श्योर। यतीश? Okay, first I think first a positive है. फर्स्ट का पॉजिटिव है। सेकंड? Not to use as a sole substantive procedure. Uh, this is like no, ये both जैसा लग रहा नहीं. I'll go with negative. बोथ? Majority is यू विल गो विद नेगेटिव, ओके। थर्ड? agree or disagree. इसमें आप both ले सकते हो. Okay. So this is the answer that you have given, and now I'll tell you the right answer. Provide audit evidence to satisfy objective of testing existence, कि वो जो रिसीवेबल हमारी बुक्स में थे वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो ये चाहे हम पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजें चाहे नेगेटिव कंफर्मेशन, दोनों ही एक तरह की कंफर्मेशन है कि वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करता। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ। इसका आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं आएगा, इसका आंसर बोथ आएगा। बिकॉज दोनों तरीके से हम एग्जिस्टेंस चेक कर सकते हैं। दोनों का ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस भी है कि वो है कि नहीं। ठीक है ना? ओके। सेकंड वाला जो है, कैन नॉट बी यूज्ड एज सोल सब्सटेंसिव प्रोसीजर अनलेस द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड होमोजीनियस बैलेंस। ये दोनों का सबका ठीक है ये, क्योंकि छोटे छोटे बैलेंसेस होंगे, हम हर एक को पॉजिटिव कंफर्मेशन नहीं भेज सकते। अब किसी से $10 अगर आने हैं, किसी से $5 आने हैं, इनको पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजने का कोई फायदा नहीं है, इट्स गोइंग टू बी वेरी लेंथी। तो वहां पे हम नेगेटिव कंफर्मेशन लेके चलते हैं कि अगर छोटे छोटे बैलेंस है तो नेगेटिव भेज दो। जिसने बोला इशू है तो उसको कंसिडर कर लेंगे, वरना हम सबको पॉजिटिव मान लेंगे। तो नेगेटिव कंफर्मेशन इज ऑल्सो, दिस इज राइट। थर्ड इज, अ कस्टमर इज रिक्वेस्टेड टू रिप्लाई
requested to reply indicating whether they agree or disagree with the balance included in the request. मतलब चाहे वो बैलेंस सही है चाहे गलत है, उनको रिप्लाई करना ही करना पड़ेगा। कौन सा है ये, पॉजिटिव, नेगेटिव या बोथ? सर हम वन ये सेकेंड तो सर, बहुत गारंटी थोड़ी ले सकते हैं कि वो रिप्लाई ही करेंगे, कस्टमर नहीं भी दोबारा रिप्लाई कैसे? करे। हमने बोला तो है कस्टमर इज रिक्वेस्टेड टू रिप्लाई, चाहे वो अग्री करे चाहे डिसअग्री। पॉजिटिव कंफर्मेशन का मतलब ये होता है कि हम बोल रहे हैं कि हमारे अकॉर्डिंग, कंपनी के अकॉर्डिंग इतना बैलेंस है, आप हमें रिप्लाई करो कि आपका बैलेंस सही है या नहीं। दैट इज पॉजिटिव कंफर्मेशन। नेगेटिव कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है कि हमने कस्टमर को बोला कि हमारे अकॉर्डिंग, कंपनी के अकॉर्डिंग इतना बैलेंस है, अगर आपका बैलेंस इससे अलग है तो आप हमें रिप्लाई करो, अगर सेम है तो रिप्लाई मत करना। सेम पे हम कुछ बोलते नहीं है, हम कहते हैं अगर आपका बैलेंस अलग है तो आप हमें बताओ, अगर कुछ भी डिस्क्रिपेंसी है। दैट इज नेगेटिव कंफर्मेशन। तो यहां पे बोला गया है द कस्टमर इज रिक्वेस्टेड टू रिप्लाई इंडिकेटिंग वेदर दे अग्री और डिसअग्री। तो वो अग्री करें चाहे डिसअग्री करें, रिप्लाई करना ही करना है। सो दिस आंसर इज पॉजिटिव कंफर्मेशन। मेरी मैराथन वीडियोस दोबारा से एक बार देखना, नोट्स में से पढ़ना, मैंने वहां पे अच्छे से बताया हुआ है व्हाट इज पॉजिटिव कंफर्मेशन, नेगेटिव और बोथ। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल डाउट है, तभी मैं एग्जामिनर रिपोर्ट लेके आया हूं, ताकि तुम्हें क्लैरिटी हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस तुमसे पूछे जा सकते हैं। बल्कि ये आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट एट ऑल अ टफ क्वेश्चन, इट वाज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। क्योंकि अगर तीनों का मतलब पता है फिर तो कोई इशू ही नहीं था। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? अब नो। नो सर। No. चलो देखो, इसका पहले वाले का बोथ है, सेकंड वाले का नेगेटिव, थर्ड वाले का पॉजिटिव। और इन्होंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि बच्चे यही गलती करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन, आई थिंक तुमने शायद आंसर देख ही लिया होगा, बट स्टिल, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड कॉलिन वॉश हैव टेकन ऑन इनिशियल रिसीव्ड ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम स्टेल? के स्टेल से जो उसको रिस्पॉन्स आया था, उस केस में उसने सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? तो हमें पहले स्टेल कंपनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तो हम ऊपर जाएंगे। तो स्टेल कंपनी में हमने पढ़ा था क्या, लार्जेस्ट कस्टमर इसका स्टेल था। अब इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था, मैं पहले इसको रब कर देता हूं, नॉट रिक्वायर्ड। Colin identified that stale company replied stating that balance due was this, कि stale company के अकॉर्डिंग इतना बैलेंस था, and that a payment of 8640 was made to scrapper on 29th April, कि इस डेट को हमने स्क्रैपर को एक पेमेंट भी कर दी थी। ईयर एंडिंग कब हो रहा है? ईयर एंड हमारा है यहाँ पे 30th अप्रैल। तो वो कह रहा है मैंने 29th अप्रैल को पेमेंट कर दी थी, तो ये बुक्स में इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो रखा। स्क्रैपर कंपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड शोड बैलेंस आउटस्टैंडिंग इतना, मतलब जिस कंपनी का हम ऑडिट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग दिख रहा था कि स्टेल से पैसे इतने आने हैं, तो 59220 उसके अकॉर्डिंग आने थे। स्टेल कंपनी ने बोला कि हमने देने हैं इसको 41310, और 8640 हमने इसको ऑलरेडी कैश दे दिया है। वो बिल्कुल सेकंड लास्ट डे पे है, तो इसलिए उसके बाद पहुंचा नहीं होगा, कैश इन ट्रांजिट होगा। तो 41310 प्लस 8640 49. माइनस 59220, ये आता है 9270। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये वाला बैलेंस तो ओके है, कि ये रास्ते में है और ये अभी भी आउटस्टैंडिंग है, लेकिन इस टोटल में से इतना बैलेंस अभी भी है जो इनका मिसमैच कर रहा है। तो 9720 इज स्टिल मिसमैचिंग इन केस ऑफ स्टेल कंपनी। अब तुम्हें इसका मुझे आंसर देना है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत बहुत ध्यान से पढ़ना, और उसका मुझे आंसर दो क्या होगा। बहुत, बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन बहुत ध्यान से एक एक वर्ड पढ़ना। पारुल माइक ऑन कर लो अपना। सर गेस्ट आए हुए हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर आया हो तो। अरे सर, आवाज, वो बैकग्राउंड वॉइस। ओके, तुम मुझे यहां से आंसर दो कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। सर मेरे अकॉर्डिंग वन आना चाहिए। सारे सर में से बताओ, रीड टू तो कंप्लीट बिल्कुल क्वेश्चन ठीक है। फिर। टू बिल्कुल ठीक है, टू तो मेरे को ए बोला और है सैफ ने।
जी सर, ए और सी में से अगर मैं सिलेक्ट करूंगा, ए बी और डी तो मैंने एक्सक्लूड कर दिए। अच्छा, तो 2 तुम्हारे अकॉर्डिंग है, पारुल ने बोला ए भी पक्का है। सर और एक बताओ दो। सेकेंड, सर एक सेकेंड रुको। 1 and 3। थर्ड वाला तो 1 एंड परफेक्ट है। 8640 पोस्ट ईयर एंड के बैंक स्टेटमेंट से हम लोग एग्री करेंगे अगर पैसे आ गए ये हैं। ये सही है, यतीश बिल्कुल सही कह रहे हो। तो पारुल ने भी बोला है कि थर्ड वाला सही है, ठीक है। सर 1 and 3 होगा क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से भी बी लग रहा है मेरे को। बट व्हाई नॉट सेकंड? नहीं नहीं, एक मिनट, सेकंड वाला हो सकता है ना। सेकंड वाला हो सकता है, बिल्कुल सही हो सकता है। तो सर आई से ए ऑप्शन जो है वो शायद। सर ऐसे तो तीनों ही हो सकते हैं। मतलब फोर्थ ऑप्शन है कि नहीं, ये पहले बताओ। नहीं नहीं, सर फोर्थ तो नहीं। नो सर। फोर्थ फोर्थ नहीं नहीं है, है। दैट इज वेरी गुड। अब फर्स्ट सेकंड और थर्ड में तुम्हें इशू आ रहा है, ठीक है। सर एक सेकेंड में एक बार रीड कर लूं। ओके, हमारे कितने का डिफरेंस आया था? ये 8640 का कुछ था क्या डिफरेंस? 8640 तो कैश का था अच्छा और 9270 का हमारा डिफरेंस आ रहा था। सर 1 and 3 होगा मेरे हिसाब से क्योंकि ज्यादा रेलेवेंट लग रहा है तो अकॉर्डिंग टू सेकंड द रेलिवेंट नहीं है। सिनेरियो। सर सेकंड भी। इंस्पेक्ट, हाँ हाँ बोलो। सर आपके हिसाब से फिर सेकंड आंसर है क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि सेकंड, इफ सेकंड यू आर सेइंग इज नॉट द आंसर, देन व्हाई इट इज नॉट द आंसर? नहीं सर, मेरा आंसर सर चेंज हो रहा है। सेकंड वाला नहीं, फर्स्ट वाला राइट है, बिकॉज हमने रिसीवेबल्स जो है वो ओवर स्टेट किए हुए, तो हमारे पास इनवॉइस तो होगा। ठीक है, तो हम वो प्री ईयर एंड इनवॉइसेस को जीआरएन से, सॉरी जीडीएन से चेक करेंगे और एविडेंस लेंगे कि ये कब गया था स्टेल कंपनी को करके। और उसके बाद का स्टेप आएगा कि हम मैनेजमेंट के साथ एविडेंस का डिस्प्यूट जो इनवॉइसेस का है वो हम बात करें। दिस इज द परफेक्ट आंसर, दिस इज द परफेक्ट आंसर। मैंने एक चीज ध्यान से सुनना सारे, मैंने क्वेश्चन में एक चीज अंडरलाइन करी हुई है, अभी नहीं करी, पहले कर रखी है क्या? इनिशियल रिसीट, मतलब इनिशियली तुम क्या स्टेप लोगे। फर्स्ट फर्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या होगा कि 9270 का जो डिफरेंस आ रहा है, हम प्री ईयर एंड इनवॉइस चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये सच्ची में इनवॉइस सामान भेजा गया है या नहीं भेजा गया, क्या ये इनवॉइस जेन्युइन भी है या वैसी इनवॉइस बन गया, एंट्री होगी इनवॉइस ही नहीं है इसका, या इनवॉइस है गलती से बन गया, गुड डिस्पैच नहीं हुए। पहली चीज तो हम कंपनी की बुक से चेक करेंगे कि क्या सच्ची में ये सेल हुई भी थी या नहीं। इनिशियल जब हमें पता चलेगा उसके रिस्पॉन्स आने से, पहला काम हम ये करेंगे। सेकंड, अगर हमें इनवॉइस भी मिल गया, गुड्स डिस्पैच भी मिल गए, तब हम मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे कि आप हमें कॉरस्पॉन्डेंस बताओ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतना अमाउंट जो है आपका वो कस्टमर से डिस्प्यूट हो रखा है, कोई रीजन की वजह से डिस्प्यूट हो रखा है। इनिशियल रिसीट पे फर्स्ट थॉट हमारा होगा कि हम कस्टमर से सीधा सीधा कस्टमर की बुक्स देखेंगे कि वो इनवॉइस एक्चुअली में है या नहीं। सो दैट्स व्हाई फर्स्ट इज द आंसर, सेकंड इज नॉट द आंसर। थर्ड आंसर बिल्कुल सही है कि क्योंकि थर्ड तो हमारा है ही है कि हम जो हमें कैश आना है हम पोस्ट ईयर एंड बैलेंस में चेक करेंगे कि वो कैश आया है या नहीं आया 29 अप्रैल को, और मतलब 30 अप्रैल के बाद चेक करेंगे। तो इसीलिए इसका आंसर फर्स्ट एंड सेकंड है। ऑनेस्टली सेकंड आंसर सही है, गलत नहीं है। बट वॉट इनिशियल रिसीट जैसे ही हमें पता चला कि ये गड़बड़ है, सबसे पहला हम काम क्या करेंगे? तो पहला काम हम करेंगे ये वाला। सेकंड सही है लेकिन वो सेकेंडरी स्टेज पे जाता है कि वो इनवॉइस है, सामान डिस्पैच हुए थे, फिर क्यों कस्टमर बोल रहा है बैलेंस मिसमैच हो रहा है, तो हम फिर उसको बोलेंगे ठीक है भाई कस्टमर से बात कर, क्या गड़बड़ है ये, या फिर उनसे बोलेंगे क्या कस्टमर से वो डिस्प्यूट चल रहा है। दैट्स व्हाई फर्स्ट एंड थर्ड आर द राइट आंसर। क्लियर टू ऑल? जी सर। चलो, तो इसीलिए इसका आंसर बी आता है, फर्स्ट सर एंड थर्ड। सर हाँ तुक्के से पारुल, सही हो सर, मैं क्या कह रही हूँ, तुक्के से सही हो गया क्योंकि फर्स्ट ऑप्शंस में 1 and 2 था नहीं ना, वरना बच्चे 1 and 2 लगा के एग्जैक्टली आ अब जाते हैं। इसमें अगर तुम्हारे को ऑड वन आउट रूल से करना है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें रूल देखने ऑड वन आउट, तुम्हें आंसर नहीं आता, स्टिल तुम चाहते हो आंसर मेरा सही हो, कभी भी मैं कहता हूँ तुक्के मत मारो, ऑड वन आउट रूल फॉलो करो। फोर्थ नहीं है तो जहां जहां फोर्थ है वो कैंसिल हो गया, तो राइट। बचा सेकंड थर्ड वन थर्ड, तो थर्ड तो मतलब है ही, थर्ड तो है ही, तो या तो फर्स्ट होगा या सेकंड। अब तुम आइडेंटिफाई कर लो फर्स्ट सेकंड में से तुम्हें कौन सा ज्यादा रेलिवेंट लग रहा है। तो अगर सबसे पहला रेलिवेंसी के मामले में भी फर्स्ट वाला ही ज्यादा आ रहा है, दैट्स व्हाई फर्स्ट एंड थर्ड आर द राइट आंसर। इस तरह से भी तुम आंसर्स दे सकते हो। गॉट इट। चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Identify clicking the relevant box in the table below whether each of the following are suitable
ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स, क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ने, एक एक वर्ड से मतलब चेंज हो जाता है, आर सुटेबल ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर टू कंफर्म ईयर एंड बैलेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ 5 कस्टमर हु डिड नॉट रिस्पॉन्ड द कंफर्मेशन। मतलब जो बिग कस्टमर्स हमारे थे जिन्होंने रिप्लाई नहीं किया था, उनके केस में हम ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या कर सकते हैं आप, क्योंकि रिप्लाई तो आया नहीं है, तो व्हाट ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स वी कैन डू। चलो इसका मुझे आंसर दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड का देखो, पढ़ो, मुझे बताओ क्या आंसर है। सर 2 minutes। ओके और इसमें एक चीज और क्या है मैं बता दूं, एक चीज और, चेक क्या करना है हमें, चेक क्या करना है, ईयर ईयर एंड एंड बैलेंस, ईयर एंड बैलेंस। कि बैलेंस जो बुक्स में दिख रहा है एक्चुअली में हमने इतने पैसे उनसे आने हैं कि नहीं, ये चेक करना है हमें। तो फर्स्ट का सर नो हो जाएगा क्योंकि वो तो पोस्ट ईयर को, आई गेस पोस्ट ईयर को चेक करने बोल रहा है। ओके तो फर्स्ट का यतीश ने मुझे नो बोला है। जी सर, मेरे तरफ से भी नो है। ओके दो बच्चों की तरफ से नो आया है। सर थर्ड का तो यस है। नहीं पहले फर्स्ट का बताओ, अच्छा थर्ड का मेरे को नो, यस बोला है पारुल ने, तो पहला का नो है। पहले का नो है, ठीक है, तीनों ने मेरे को पहले का नो बोला है, एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि पोस्ट ईयर इनवॉइसेस का करंट ईयर से कोई रिलेशन है, पोस्ट ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर के इनवॉइस का हमें क्या करना है, उसका तो इस साल से कोई भी रिलेशन है ही नहीं, तो दिस इज राइट। सेकंड मुझे बताओ। सर यस है सेकंड का। सेकंड यस पारुल ने बोला है। Yes, अच्छा ओके। आई थिंक यस सर, दोनों ही यस है, सेकंड एंड थर्ड। ओके यस। सैफ। जी जी सर, दोनों मेरा यस है। ओके सेकंड की बात करते हैं, रिव्यू एजिड रिसीवेबल लिस्टिंग एट द डेट ऑफ ऑडिट टू कंफर्म पोस्ट ईयर एंड कैश रिसीट फ्रॉम ईच कस्टमर एंड एग्री रिसीट टू द बैलेंस। यस, कि जो भी कस्टमर का बैलेंस है हम ईयर एंड पे चेक करेंगे कि कितने पैसे उसमें से आए हैं, क्या ये बैलेंस आया है या नहीं आया, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कस्टमर से सच्ची में पैसे आने थे, बैलेंस सही था। सो दिस इज एब्सोल्युटली राइट। Review the allowance for receivable to ensure that balance due from these customers are included। Allowance for receivable का receivable से कोई रिलेशन नहीं है, हम जब तो सर नहीं रिसीवेबल है, का बैलेंस, रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे ना हमारे। नहीं रिसीवेबल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे रिसीवेबल उतने ही आते हैं, अलाउंस फॉर रिसीवेबल अलग से लिख के माइनस होता है। सर नो नो 1 सेकेंड, अगर ड्यू है, कस्टमर नहीं दे रहा है, तो हमारी रिसीवल्स, अगर जानबूझ के मैनेजमेंट रिसीवल्स ज्यादा बढ़ा रही है, रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हो, तो फिर वो तो ओवर स्टेटेड हो जाएगा रिसीवल्स, और अलाउंसेस हमारी अंडर स्टेटेड हो जाएंगे। पर इसमें लिखा है कि अगर ऑडिटर जा रहा है, रिव्यू कर रहा है, तो हम चेक नहीं कर सकते कि एक्चुअली जो हमें एडिशनल अलाउंस बनाने की जरूरत है या नहीं, या क्या ड्यू है बट कस्टमर्स को। अलाउंस जो तुम बना रहे हो, अलाउंस जो तुम बना रहे हो, अलाउंस क्या होता है, व्हाट इज अलाउंस। अलाउंस इज द नेक्स्ट स्टेप। सबसे पहला काम तुम क्या करोगे, पहले तो तुम देखोगे कि रिसीवेबल का बैलेंस कितना है, कि कितने पैसे उससे आने थे, उसके बाद तुम देखोगे जितने पैसे उससे आने थे उसमें से कितने नहीं आएंगे, रिसीवेबल से टोटल कितने पैसे आने थे एज पर दी बिल्स एंड ऑल, उसमें हाँ से कितने पैसे नहीं आएंगे उसके लिए अलाउंस चेक करते हैं। तो अलाउंस ईयर एंड बैलेंस इसके लिए नहीं है, अलाउंस होता है प्रोविजन चेक करने के लिए कि हमने प्रोविजन सही बनाया कि नहीं बनाया। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब तुम इसकी प्रेजेंटेशन देखोगे, मोस्ट ऑफ यू हैव डन एफआर, तो एफआर में कभी भी रिसीवेबल में से अलाउंस माइनस नहीं होता, रिसीवेबल अकाउंट भी जब हम बनाते हैं उसमें अलाउंस कहीं नहीं आता है, अलाउंस इज लाइक अ लायबिलिटी फॉर अस। तो इस बैलेंस का इससे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, वो नेट करके हम बुक्स में लिख देते हैं कि ये हमारे रिसीवेबल्स हैं, इतना अलाउंस बना है, इतना नेट है, लेकिन रिसीवेबल बैलेंस हम इसकी बात कर रहे हैं जिसका अलाउंस से कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका आंसर आएगा नो। सर पर अच्छा एक मिनट, मैं एक बार ये वापस एक बार बोलता हूँ, जो मैं समझो, एक खाली कंफर्म कर देना ना सर। मतलब हाँ कि हम जो अलाउंसेस बनाते हैं वो रिसीवेबल्स के ऊपर इन टोटल बनाते हैं जनरली, इसलिए हमारा रिसीवेबल्स जो है वो छूता नहीं है बेसिकली।
और जब हमें कंफर्म हो जाता है कि ये पैसे नहीं आने वाले इस पर्टिकुलर रिसीवेबल से, तब जाके हम एक्चुअल में रिसीवेबल्स में से राइट ऑफ करते हैं। करेक्ट। एब्सोल्युटली राइट, ओके एब्सोल्युटली राइट। तो ओके। पहले हम एक अलाउंस बना देते हैं अलग से कि इतना हमारा रिसीवेबल का बैलेंस है जो हमें आना है, उसमें से हमें लग रहा है कि शायद इतने पैसे हमें ना आए। लेकिन जब कंफर्म हो जाता है कि हाँ कंफर्म इतने पैसे नहीं आएंगे, तो फिर हम अपना अलाउंस में से वो अमाउंट निकाल के एक्चुअल में रिसीवेबल माइनस कर देते हैं कि हाँ ये पैसे कंफर्म है, नहीं आने। पर सर ये तो आप मुझे कंसेप्चुअल बता रही हो, इस क्वेश्चन में क्या बोला था, हमें तो क्या ये करना है? कॉन्सेप्चुअली तो है ना, उसमें क्वेश्चन में लिखा था हमें रिसीवेबल्स का ईयर एंड बैलेंस चेक करना है। तो ईयर एंड बैलेंस तो ये है ना जो हमें चेक करना है। वो तो बाद में हमें देखना है प्रोविजन कितना बनेगा, प्रोविजन तो बैलेंस के बाद देखेंगे ना कि अरे मुझे पर सर वो उससे। इनडायरेक्टली कनेक्टेड ही तो है, नेट अगर नहीं नेट। नहीं, सुनो सुनो पारुल, नहीं है सुनो ना। ध्यान से सुनना। मैं कहता हूं मुझे तुमसे 1 लाख आने, हम्म। एज पर जितने भी बिल्स वगैरह हैं, इनवॉइसेस वगैरह हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे तुमसे 1 लाख आने। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें से शायद तुम मुझे 3000 ना दो और नेट तुमसे 97 आए। ये जो 3000 मुझे लग रहा है, क्या तुमने कंफर्म कर दिया मुझे तुम नहीं दोगी? नहीं। ये तो मेरी थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग है ना। तो एजम्पशन है मुझे मतलब। अगर अजम्पशन है ना मेरी, हो सकता है आए हो सकता है ना आए, ये मैंने अपनी पुराना जो प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग जो मैंने प्रोविजन था वो बनाया है। लेकिन अगर मुझे ये चेक करना है कि पारुल से कितने पैसे आने हैं, तो वो तो 1 लाख ही होंगे ना। मैं थोड़ी बोलूंगा पारुल से 97,000 आने, क्योंकि इनवॉइसेस वगैरह तो सारे 1 लाख के अकॉर्डिंग होंगे। राइट। तो ईयर एंड बैलेंस हम ये चेक करते हैं, अलाउंस को इंक्लूड इसमें नहीं करते। सर कभी भी नहीं करेंगे, मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया पेपर में, रिव्यू लिखा हुआ है अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स, ये केस टू केस कनेक्टेड है या ये एक्चुअली इसका आंसर में मतलब ये आएगा ही नहीं थर्ड ऑप्शन कभी नहीं भी? आएगा ये। जस्ट 1 सेकंड गाइस। पारुल, अगर बैड डेट्स लिखा होता ना तो फिर ठीक था, अगर अलाउंस लिखा है तो वो प्रोविजन है। हाँ, अच्छा अगर ठीक। बैड डेट्स लिखा होता ना कि बैड डेट्स हाँ है, राइट ऑफ कर दिया हमने, तो हम हाँ। उसको इंक्लूड करते कि ये राइट ऑफ है। लेकिन अलाउंस फॉर रिसीवेबल का हमारे ईयर एंड बैलेंस से कोई मतलब नहीं है कि कस्टमर से क्योंकि एक बात बताओ, अब मुझे पारुल तुमसे 1 लाख आने, ओके। मैं तुमसे अगर कंफर्मेशन मंगाऊंगा, तुम कंफर्मेशन कितने की दोगी, 97 की, 1 लाख की? सर मैं तो 1 लाख के दूंगे। 1 लाख की दोगी ना, तो ईयर एंड बैलेंस तुम्हारा तो यही है ना जो मेरे को चेक करना है। वो तो राइट। मेरे अकॉर्डिंग है कि मैंने कितना अलाउंस बनाना ओके गॉट इट सर। है। टफ है ये क्वेश्चन पर अच्छा था। टफ नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है बस। मैं तभी बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ो, आंसर बहुत ध्यान से पढ़ो, एक एक वर्ड से मतलब बदल जाएगा। दैट्स व्हाई आई चूज कि तुम्हें मैं एक बार दिखा देता हूँ कि ये टफ क्वेश्चंस कैसे हैं। बल्कि तुम खुद भी तो चाहो तो जो इसके अलावा भी प्रीवियस 2-3 अटेम्प्ट्स के जो अब क्योंकि सिलेबस सबका हो चुका है, यू आर ऑल राइट। गुड कि तुम्हारा सिलेबस सबका हो चुका है, क्वेश्चंस भी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, तो हर रोज ऐसा तो है नहीं एग्जाम किट के सेक्शन ए के क्वेश्चंस रोज करते रहोगे। तो व्हाट आई वुड रेकमेंड कि अब से ना एग्जामिनर रिपोर्ट अगले 2 से 3 दिन के लिए एक रूल बना लो, एक क्वेश्चन तो सेक्शन बी का तुम्हें सॉल्व करना ही करना है, दोनों अदर ऑप्शन वो करना ही करना है। नोट्स जो मेरे हैं, नोट्स भी फटाफट से थॉरोली एक बार रोज रिवाइज करने हैं, ये तुम्हें रोज का करना है। एक या दो क्वेश्चन सेक्शन बी के करने हैं। नोट्स मेरे वर्ड टू वर्ड थॉरोली रिवाइज करना है, इसमें 1 घंटा लगेगा तुम्हारा। उसके बाद 1 to 2 आवर्स तुम दो प्रीवियस ईयर एग्जामिनर रिपोर्ट्स में, क्योंकि रिपोर्ट में वो क्वेश्चन सेक्शन ए के बताएंगे जो स्टूडेंट नहीं अटेम्प्ट कर पाए थे। ये ऐसा नहीं है कि यू आर दी ओनली वन हु आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। 70 to 80% ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दैट्स व्हाई एग्जामिनर रिपोर्ट में दिखाया गया है, अच्छा। ताकि वो समझाएं कि तुमने क्यों क्यों बच्चों ने गलतियां करी। अगर तुम यहाँ देखो ना इनके सॉल्यूशन, इन्होंने यहाँ बताया हुआ है, अ रिप्लाई फ्रॉम कस्टमर डज नॉट कंफर्म। चलो इसमें तो नहीं है, सेक्शन बी वाले में ये चीज बताते हैं। अब इन्होंने एक ही केस दिया हुआ है, दूसरा केस नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि वो सबका ठीक होगा। इस हिसाब से हमें अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गॉट इट। दिस इज इजीएस्ट क्वेश्चन, आंसर तुम सबने देख लिया होगा बट डजंट मैटर। चलो फोर्थ क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा और कैसे होगा। ये ऑलरेडी सीन दी आंसर बट कोई बात नहीं। सर मुझे डेटा याद नहीं है बिल्कुल भी, सिनेरियो से चेक करना पड़ेगा। डेटा अच्छा तुम्हें याद नहीं है, मैं डेटा बताता हूँ। ये तो हमारा सीधा जो सीधा डिफरेंस था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है आई गेस। राइट, तो ये हमारा डेटा है। वो ये ओके। पूछ रहे हैं कि तुम्हारे अकॉर्डिंग ओवरऑल कितना डिफरेंस है।
ठीक है सर, देख लिया। कितना? 5040 है ना डिफरेंस? राइट, वो तो 149 में से है, परफेक्ट, हमें 1741 में से निकालना पड़ेगा बिल्कुल सही। और फिर 17910 को उसमें ऐड भी करना पड़ेगा, तो टोटल डिफरेंस कितना है? नहीं, 17910 को ऐड नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन के ऊपर मैं दिखाता हूँ तुम्हें। क्वेश्चन क्वेश्चन में उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है क्या, कि हमें अदर कस्टमर्स का चेक करना ज्यादा है। है, so समझ। ये लो, आ रहा है, यू कैन ऑल्सो ट्राई। इस क्वेश्चन में क्या है यार रहा कि अदर कस्टमर्स टोटल 253 थे, जिनका टोटल बैलेंस था इतना। ऑडिटर ने इसमें से स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग यूज करके 30 क्लाइंट्स का डेटा मंगाया, जिनकी वैल्यू थी इतनी। और जब उनसे बैलेंसेस मंगाए, तो इतना डिफरेंस वहां से आया है। तो क्वेश्चन अब ये है कि अगर इतना डिफरेंस 30 में से आया है, तो ओवरऑल अदर कस्टमर में कितना एक्सपेक्टेड डिफरेंस हो सकता है। तो अदर कस्टमर्स मतलब हाँ, रिमेनिंग वाले। हाँ, अदर कस्टमर अच्छा, ओके। के एक्सपेक्टेड डिफरेंस इन अदर कस्टमर क्या हो सकता है, या एस्टिमेटेड टोटल एरर क्या हो सकता है। जी इसका सर भी आंसर आ वो। जाएगा। जी बोलो बोलो सैफ। सर, मैं वही कह रहा हूँ कि हम वैसे परसेंटेज चेक करेंगे 5040 की कितनी परसेंटेज है, वन फोर जैसे भी हो, नाइन मुझे डबल आंसर सिक्स बताओ, जीरो मुझे आंसर चाहिए। और तो कैलकुलेटर। मोबाइल सबके पास है, मोबाइल में कर लो। सर मैं समझ गई। तो आंसर निकाल के दो। अरे सर, आंसर तो है ही है सामने, मतलब कहाँ है सामने आंसर? अब आपने ऊपर कर दिया स्क्रीन। मैंने बहुत पहले से ऊपर कर रखा है, तभी कह रहा हूँ आंसर दो। ओके। सर 58803.37 58803.37। 0.37। जी सर। इसमें गलती से भी इसको ऐड मत कर देना, ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने, बहुत चालाक है ये, इन्होंने ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है। +17 करोगे तो 72618 आएगा। दिस इज रॉन्ग आंसर, क्योंकि अदर कस्टमर्स का निकाला हुआ बैलेंस। चलो, और स्टूडेंट बताओ। सेम है सर, सर 58 सेम है। 03। ओके, आर्या। हाँ सर, 58803। ठीक है, अरे तुम ना अपना माइक ऑन ही रखो, मैंने सारे स्टूडेंट्स को बोला है कि माइक ऑन रखें, बार बार ऑन ऑफ करोगे तो वैसी ओके सर। डिस्टर्बेंस होगी। ओके। एब्सोल्युटली राइट, द आंसर इज ये, क्योंकि 5040 हमारा डिफरेंस आ रहा था इतने अमाउंट के रिसीवेबल्स के लिए, तो इतने के लिए कितना आएगा? सो इट वुड बी 1741000 डिवाइड बाय 149,220। दिस इज हाउ द आंसर इज कैलकुलेटेड। अब तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स ने गलती क्या करी है, और तुम भी शायद वो गलती जल्दबाजी में कर सकते थे, कि कई बार ओवर कॉन्फिडेंस होता है, हाँ मेरे को तो आता है, इजी है क्या, इतने न्यूमरेटर नंबर को ऑफ रिसीव। डिनोमिनेटर कर देना। क्या कह रही हो पारुल? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर देना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देना, ये गलती होती वो है। कभी नहीं नहीं नहीं, वो गलती तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर इतने जितने चेक किए उसमें इतना बैलेंस है, तो ज्यादा सर के लिए डिफरेंस बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। स्टूडेंट अच्छा ने अच्छा। गलती क्या करी, उन्होंने कर दिया 5040 × 253 डिवाइड बाय 30। उन्होंने करा कि टोटल 253 थे, 30 में इतना डिफरेंस आ रहा है, तो वन में कितना डिफरेंस आएगा, इंटू 253, ये आंसर निकाल दिया। ओ। तो ये गलतियां भी स्टूडेंट्स ने करी हैं, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना। नंबर से तुम्हें मतलब नहीं है, तुम्हें अमाउंट से मतलब है, कि कितने अमाउंट की हमने चेकिंग की थी, टोटल कितने अमाउंट के रिसीवेबल थे, उससे हमें डिफरेंस निकालना है। दिस आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। चलो, लास्ट केस है, एक बार प्री पेमेंट वाला ये पढ़ लो, फटाफट से प्री पेमेंट पढ़ लो, मैंने ऑलरेडी समझा दिया, बट स्टिल एक बार दोबारा से सारे पढ़ लो, देन इसका एक क्वेश्चन है वो करते हैं। इनका ईयर एंड अप्रैल में हो रहा है। अप्रैल, 30 अप्रैल।
पढ़ लिया सर। ओके ठीक है। चलो क्वेश्चन दिखाऊं अब। जी सर। 58803 is the right answer. बहुत ध्यान से सबने क्वेश्चन देखना है। ये लो, दिस द क्वेश्चन, रीड इट वेरी केयरफुली। जब हो जाए तब मुझे सिर्फ तुम आंसर दोगे, बाद में हम डिस्कस करेंगे। आई वॉन्ट टू जस्ट नो व्हाट योर आंसर इज। आर्या, पारुल, सैफ, यतीश। ये मई 2005 एंड 2006 हमारा ईयर एंड 2006 का था ना सर, अप्रैल 6 के कि ईयर 5 एंड हमारा था 2006। यस 2006 का। तो फिर सर ऑप्शन ए नहीं, इज नॉट 6, करेक्ट। 2005, सॉरी 2005। 2005 का था सर, अप्रैल 5। I think A is correct, 2 and 3. 2 and 3। हाँ मतलब ऑप्शन ए। ओके, आंसर मेरे पास यतीश का है ऑप्शन ए, 2 and 3। मुझे फोर्थ वाले पे भी डाउट लग रहा है, पर फोर्थ वाला है नहीं तो फोर्थ वाला हो नहीं सकता, तो थ्री पे। गाइस सारे बताओ जल्दी जल्दी। 4। 4, कौन सा ऑप्शन बी? सर एक सेकेंड। सर 134। 134। तो पारुल ने बोला सी इज द आंसर। आई 134 ठीक है। सर आर्या, आई सैफ, तुम दोनों थिंक रह गए। सर मैं बी हो सकता है। एक सेकंड, आर्या तुमने क्या बोला? ए? बी, बी सर। ओके बी, 4 ओनली। ओके एंड सतीश, सतीश सॉरी सैफ? सर ए 2 and 3। ए 2 and 3 ठीक है। तो पहले मैं तुम्हें बताता हूँ आंसर 1। मैं तुम्हें सारे आंसर्स बताता हूँ कि आंसर है या नहीं, और अगर नहीं तो क्यों नहीं है। कंपेयर प्री पेमेंट टू प्रीवियस ईयर एंड इन्वेस्टिगेट एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस। नॉर्मली ये चीज सही होती है, नॉर्मली ये चीज सही होती है कि हम पिछले साल से कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले साल एडवर्टीजमेंट का खर्चा कितना था, इस साल कितना है। लेकिन जो लाइन मैंने तुम्हें दिखाई थी वहां क्लियर कट लिखा हुआ है कि हमने नई एजेंसी से एडवर्टीजमेंट करानी शुरू की है, मतलब हमारे पास प्रीवियस ईयर का डेटा है ही नहीं। तो जब प्रीवियस ईयर का हमारे को पता ही नहीं है कि पहले वो एडवर्टीजमेंट एजेंसी कितने पैसे लेती थी, तो फर्स्ट हमारा आंसर नहीं है। फर्स्ट आंसर नहीं है तो सी डी ऑप्शन तो वैसे ही हमारे कैंसिल हो गए। अब बचा 2 and 3 and 4।
अब ऐसे सिचुएशन में व्हाट आई वुड सजेस्ट कि तुम कोई भी एक देख लो, कोई भी एक पढ़ लो, 2, 3, 4। अगर तुम्हें लगता है वो है तो आगे बढ़ो, अगर वो लगता है नहीं है तो सी तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे अगर 2 है तो 3 भी एक बार देख लो, कई बार 2 हो सकता है शायद 3 ना हो, लेकिन अगर 2 नहीं है तो सीधा 4 आंसर। तो ऑड वन आउट से ये दोनों कट गए। अब रिव्यू द साइन कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिटेल्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड and confirm that scrapper will receive future economic benefit as a result of contract। मतलब हम रिव्यू करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, क्या चेक करने के लिए? हम कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं है कि सामने कॉन्ट्रैक्ट है तो ये कॉन्ट्रैक्ट अगर सामने रखा हुआ है तो 100 हर चीज देखेंगे। इसमें हमें स्पेसिफिकली बताया गया है, जैसे हम असर्शंस पढ़ते हैं ना, क्या चीज चेक करनी है। तो हमने जो साइन कॉन्ट्रैक्ट है वो क्यों खोला है, क्यों देखा है? टू सी एंड कंफर्म कि फ्यूचर में इसको उस एडवर्टीजमेंट के बेनिफिट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। उसका प्री पेमेंट के अंडरस्टेटेड से कोई रिलेशन नहीं है। ये बेसिकली ये देखने के लिए है कि फ्यूचर में हमें वो बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, आगे जाके वो बेनिफिट मिलना है कि नहीं मिलना। कि ऐसा तो नहीं है कि आगे बेनिफिट नहीं मिलना तो हमें इसी साल सारा राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो प्री पेमेंट अंडर स्टेट ओवर स्टेट का इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो 2 आंसर नहीं है। तो इसीलिए सीधा आंसर यहां पे आ जाता है 4। अब एक बार 3 भी देखते हैं कि 3 आंसर क्यों नहीं है। इंस्पेक्ट कैश बुक, बैंक लेजर फॉर एविडेंस ऑफ अमाउंट पेड टू एडवर्टीजमेंट कंपनी एंड एग्री टू दी साइंड कॉन्ट्रैक्ट। इंस्पेक्ट कैश बुक फॉर एविडेंस ऑफ अमाउंट पेड टू एडवर्टीजमेंट कंपनी। हमें इससे यह पता चलेगा कि एडवर्टीजमेंट कंपनी को कितने पैसे देने। हमें यह पता चलेगा कि एडवर्टीजमेंट कंपनी को हमें कितने पैसे देने, लेकिन इसे अंडर स्टेट ओवर स्टेट का थोड़ी पता चलेगा। इससे तो हमें यह पता चलेगा कि एडवर्टीजमेंट कंपनी को कितने पैसे हमें देने या कितना हमने कैश दिया हुआ है। कि बुक्स में कम लिखा है ज्यादा लिखा है उसका कैश पेमेंट से तो कोई रिलेशन ही नहीं है। अगर हमने कैश 0 दिया तब भी हम बुक्स में प्री पेमेंट लिख सकते हैं कितनी है। तो प्री पेमेंट अंडर स्टेट है कि ओवर स्टेट, इसीलिए थर्ड इज नॉट द राइट आंसर। फोर्थ, इंस्पेक्ट साइन कॉन्ट्रैक्ट एंड कंफर्म द कमेंसमेंट डेट एंड recalculate the contract cost for this period। कि प्री पेमेंट निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि एक्चुअली साइन कॉन्ट्रैक्ट कब से स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद हम दोबारा से कैलकुलेट करेंगे कि इस पीरियड के लिए कितना कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ताकि हमें पता चल जाए कि अगले साल के लिए प्रीपेड कितना है। दैट्स वाई फोर्थ इज द राइट आंसर। अगर तुम्हें थर्ड समझ भी नहीं आ रहा, शायद तुम्हें थर्ड लग रहा हो कि सर थर्ड हमें काफी हद तक सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है थर्ड सही हो, लेकिन थर्ड के साथ यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं बन रहा कहीं पे। दैट्स वाई फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक टेंशन है, हो रही है ऐसे एमसीक्यूज आ गए पेपर में, क्या होगा? एक सेकंड, एक एक करके, पहले पारुल तुम बोलो। सर मेरे को तो डबल प्रेशर है, मेरा तो अभी पेपर निकालना है मुझे ऑडिट का, लाइक आई एम वेरी टेंस। हाँ तो तभी मेरे तो करा रहा हूँ मैं ये। अरे पर सर रियल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, सर माइंड तो भी तो तब बहुत लगेगा। तभी तो तुम क्वेश्चंस कर रहे हो। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें बताता रहा हूँ, 20% और लेस देन 20% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तभी तो एसीसी रिवील कर रहा है, तभी तो उन्होंने दिया है कि ऐसे क्वेश्चन टफ आ सकते हैं। दूसरा केस स्टडी क्यों नहीं दी इन्होंने? एक ही केस स्टडी है देखो, दूसरी केस स्टडी नहीं दी इन्होंने। अच्छा सेक्शन बी आ गया सीधा। क्यों? क्योंकि दूसरी केस स्टडी सबने सॉल्व कर दी थी, तो ये केस स्टडी इन्होंने तभी दिया। एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल, दिस इज द ओनली रीजन आई एम टेलिंग यू ऑल कि अब से 3 से 4 दिन कोशिश ये करो, 2 से 3 दिन के एग्जामिनर रिपोर्ट पिछले 3-4 अटेम्प्ट्स की पढ़ लो। तुम्हें क्वेश्चंस पता चल जाएंगे कि किस टाइप के टफ क्वेश्चंस आते हैं। तुम्हारे को गलतियां होंगी लेकिन तुम्हें समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है व्हाई दैट इज नॉट द आंसर। तो इसीलिए एग्जामिनर रिपोर्ट्स दूसरे जो इसके प्रीवियस अटेम्प्ट्स हैं उनकी पढ़नी बहुत जरूरी है, शुरू कर दो। तो तुम्हारे को अपना क्वेश्चन नहीं होंगे सॉल्व, डेफिनेटली नहीं होंगे सॉल्व, लेकिन तुम्हें पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और तुम्हारे को थॉट प्रोसेस क्या करने हैं। तुम सर जब सॉल्यूशंस देखो, बोलो। आपके हिसाब से कितने प्रीवियस ईयर्स के हम कर ले ये एग्जामिनर? एटलीस्ट 2 इयर्स के कर लो, क्योंकि हर साल के 2 आते हैं। एक आता है तुम्हारा मार्च और जून, एक सितंबर दिसंबर, तो तुम 4 कर लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके। ठीक है ना, बाकी एक ही तुम्हारे केस ऊपर है होता है बच्चे। ना सर इन सेक्शन ए से भी तो हो सकता है। नहीं, इट ओ डिपेंड्स। ओके। कई बार क्या होता है कि अगर दोनों केस ही बहुत डिफिकल्ट आए हैं तो ये हाँ दोनों केस हाँ शो कर देंगे। ओके। कई बार हो सकता है कि एक भी केस डिफिकल्ट ना आया हो, दोनों केस सबने सारे स्टूडेंट्स ने इजीली कर लियो, तो वो केस कोई भी नहीं आएगा, फिर सीधा सेक्शन भी आएंगे। ओके सर। ठीक है,
बट ये क्वेश्चंस तुम सबने करे हैं, तुम्हें पता चल रहा है कि हाँ ये थोड़े से डिफिकल्ट है, जो नॉर्मली क्वेश्चन तुम करते हो उससे अलग है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें से जेन्युइनली इजी कितने थे, आई एम टेलिंग यू फर्स्ट क्वेश्चन वाज वेरी इजी। आई डोंट नो व्हाई यू गेव द रॉन्ग आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन वाज वेरी इजी। सेकंड क्वेश्चन जो था ये थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। थर्ड क्वेश्चन में हाँ एक पॉइंट ट्रिक था, बाकी था, लेकिन तुम्हारे को तो एक भी मार्क नहीं मिलेगा। फोर्थ वाज इजी। तो मतलब इस क्वेश्चन में 15 में से, तो 10 में से सॉरी, यू कैन इजीली स्कोर 4 मार्क्स। 4 तो आ ही सकते थे, इजी थे दो क्वेश्चंस। बट अब तुम्हें पता चल गया कि किस टाइप के क्वेश्चंस और आ सकते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है। तो एक एक वर्ड पे ध्यान रखना है, किस तरीके से चीजें बताई गई। चलो, अब इनका सेक्शन बी का क्वेश्चन है। अब सेक्शन बी के क्वेश्चन में इन्होंने कोई सॉल्यूशन हमें नहीं दिया हुआ, कोई सॉल्यूशन नहीं है, इन्होंने सिर्फ हर सॉल्यूशन को बताया हुआ है कि कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए, स्टूडेंट्स ने क्या करा। जैसे एक मैं तुम्हें पढ़ के बताता हूँ। सो दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन। इसमें जो पहला क्वेश्चन था दैट वाज briefly explain how each of the following source of information will be used by Hercules and Company to gain an understanding of Knight Electronics Company at the planning stage of the audit, prior to audit of financial statement, current year budgets, management accounts, prior to report management, board meetings, etc. मतलब इन्होंने हमें 5 चीजें बताई हैं कि ये चीजें हमारे पास हैं, इनसे प्लानिंग स्टेज पे तुम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो तुम यहां से निकाल सकते हो। ये चीज इन्होंने यहाँ पे हमें बताई है। गाइस जस्ट गिव मी वन स्मॉल सेकंड। ये इतना लंबा करके पूछा है, समझ में ही नहीं आया। हम्म। ये मॉक में भी था, जब मॉक दे रही थी मुझे क्वेश्चन ही नहीं हुआ। इतनी ज्यादा थ्योरी है ना, याद करने वाली बहुत है इसमें। अपार्ट फ्रॉम एग्जामिनर रिपोर्ट और कुछ करा है सर ने? ये भी रख दे, ये इसमें पानी भर दे, ठंडा भर दे इसमें, और ये ग्लास ठीक है। नहीं, बस हाँ, अभी यही डिस्कस हो रहा है आगे। ओके। अभी आ रहे हैं, मैंने सिर्फ एक पहला क्वेश्चन ही कराया था, उसमें से भी एक ओके सर। क्वेश्चन आई थिंक पहले हुआ था, बाकी कुछ नहीं है। देखो, अब ये क्वेश्चन क्या, मैं सुन रहा था तुम जब बातें कर रहे थे। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया कि बताओ ये जो चीजें हमारे पास हैं, तुम अभी प्लानिंग कर रहे हो, तुमने ऑडिट स्टार्ट नहीं किया है, बिफोर स्टार्टिंग एन ऑडिट यू आर प्लानिंग द ऑडिट। रिस्क असेस करना कि कंपनी में क्या रिस्क है, क्या क्या चीजें तुम्हें देखनी है, तुम प्लान कर रहे हो। तो प्लानिंग स्टेज पे ये चीजें तुम्हारी क्या क्या हेल्प कर सकती है, यहां से तुम क्या क्या निकाल सकते हो। तो जैसे पहला है प्रायर ईयर ऑडिटेड बैलेंस शीट। अब देखो, अगर तुम्हारे को, वैसे तो ये टेबल क्वेश्चन में गिवन है, इन्होंने लिख के दिया हुआ है, लेकिन अगर ये टेबल नहीं गिवन तो इट इज प्रेफरेबल कि तुम ऐसी एक टेबल बनाओ। इट इज कॉल्ड प्रेजेंटिंग क्वेश्चन इन अ गुड मैनर। क्वेश्चन में बोला गया है कि तुम मुझे बताओ कि प्लानिंग स्टेज पे प्रायर ईयर ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, करंट ईयर बजट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, प्रायर ईयर रिपोर्ट टू मैनेजमेंट, बोर्ड मिनट मीटिंग एंड कंपनी वेबसाइट। यहां से तुम प्लानिंग, तुम अब ऑडिट करने जा रहे हो, तो ऑडिट करने से पहले तुम कंपनी के बारे में तो जानोगे ना, कि कंपनी में कितना बड़ा रिस्क है, कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी ब्रांचेज हैं, पुराने ऑडिट्स कैसे हुए थे, कंपनी का इंटरनल ऑडिटर कैसा है, क्या कंपनी इंटरनल ऑडिटर की जो रिपोर्ट्स है उस पर काम करती है, ठीक करती है, क्या पुराने ऑडिटर की रिपोर्ट में कहीं पे कोई मॉडिफाइड ओपिनियन तो नहीं थी, तुम सारी चीजें चेक करोगे। तो इन सब चीजों से तुम क्या क्या निकाल सकते हो, इन इंफॉर्मेशन से, वो हमें यहाँ पे आंसर देना है। तो जैसा है प्रायर ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, प्रीवियस ईयर के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तुम क्या क्या निकाल सकते हो, तो यहां से तुम प्रीवियस ईयर की रेशियोज निकाल लोगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर का ट्रेंड क्या है।
सेल्स कितनी बढ़ती है, हमने एक चीज मटेरियलिटी में पढ़ी है कि कितने परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज हो रही है चीजें, कि अगर 5% से ज्यादा इंक्रीज डिक्रीज है तो हमें पता है कि अगर इस साल हमारी सेल्स, पिछले 4-5 सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैंने देखा कि हर साल सेल 5% इंक्रीज हो रही है, इस साल जो सेल्स है वो सीधा 20% इंक्रीज होगी, तो देयर इज अ रिस्क, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, कोई मिस्टेक हो या फ्रॉड हो। तो ये चीजें हम यहां से निकाल सकते हैं प्रायर ईयर ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, टू सी कि पुराना ट्रेंड क्या चल रहा है, कंपनी की पुरानी परफॉर्मेंस कैसी थी, व्हाट वाज द इंक्रीज पर ईयर, एंड टू चेक कि इस साल का इंक्रीज कंपनी का कैसा है, और इफ देयर आर एनी चांसेस ऑफ फ्रॉड और मटेरियल मिसस्टेटमेंट। नेक्स्ट है करंट ईयर बजट्स और मैनेजमेंट अकाउंट। जो करंट ईयर के बजट से मैनेजमेंट अकाउंट है, करंट ईयर बजट जो कंपनी ने बनाए थे, मैनेजमेंट अकाउंट्स एक तरह से वो बजट्स ही होते हैं। उसमें से हम क्या चेक कर सकते हैं, उसमें से हम ये चेक कर सकते हैं कि कंपनी ने जो स्टार्टिंग में बजट बनाए थे वो बजट अचीव हुए या नहीं हुए। अगर बजट अचीव हुए तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी के कंट्रोल ठीक चल रहे हैं, लेकिन अगर बजट अचीव नहीं हुए तो हो सकता है कंपनी के जो कंट्रोल्स हैं उनमें कोई इश्यू हो, कंपनी के जो कंट्रोल्स हैं वो प्रॉपरली नहीं चल रहे, तो हमारे को शायद यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर करना पड़े, हो सकता है यहाँ पे हमारे को टेस्ट ऑफ सब्सटेंसिव प्रोसीजर करना पड़े, ये चीज हम यहाँ चेक करेंगे। प्रायर ईयर रिपोर्ट टू मैनेजमेंट, जो पिछले साल मैनेजमेंट को रिपोर्ट गई है, ये ट्रिकी पॉइंट था कि पिछले साल जो मैनेजमेंट को रिपोर्ट गई है, रिपोर्ट मैनेजमेंट को कौन देता है, इंटरनल ऑडिटर, क्योंकि हम तो मैनेजमेंट को रिपोर्ट देते नहीं, हम तो ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, और वो तो हम सीधा सीधा स्टेक होल्डर्स को देते हैं, मैनेजमेंट को तो रिपोर्ट नहीं देते। तो प्रीवियस ईयर जो इंटरनल ऑडिटर ने मैनेजमेंट को रिपोर्ट दी है, उससे हम क्या चेक कर सकते हैं कि कंपनी की पुरानी ऑडिट रिपोर्ट में, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या इश्यूज थे, और मैनेजमेंट ने कितना एक्टिवली उन रिपोर्ट्स को ठीक से उस पर काम करा है कि नहीं करा, क्या ऐसे इश्यूज थे जो अनरिजॉल्व रह गए हैं, क्या पहले कभी इंटरनल ऑडिट में पता चला है कि कुछ फ्रॉड्स हुए हैं, ये चीज। सर हम प्रीवियस बोर्ड ऑडिट मिनट, रिपोर्ट नहीं चेक कर सकते हैं क्या, अगर न्यू क्या कह रहे हो, ऑडिटर? क्या कह रही हो हाँ, पारुल? आई एम सेइंग प्रीवियस ऑडिटर से हम, प्रीवियस जिसने ऑडिट की है, जो प्रीवियस रिपोर्ट बना हुआ है, प्रीवियस ऑडिटर से हम बातचीत करके मतलब रिपोर्ट्स नहीं चेक कर सकते हैं? But they are asking report to management. यहाँ पर स्पेसिफिक रिपोर्ट टू पॉइंट्स मैनेजमेंट दिए ना, हुए हैं। और तुम अच्छा, जो बात कह रही हो पारुल, वो यही चीज है कि हम प्रीवियस, अगर इंटरनल ऑडिटर है हम उनसे बात करेंगे, तो बात क्यों करोगी तुम, अच्छा। ये तुमने यही करना है, यहाँ ये लिखा हुआ है कि हमारे पास ये रिपोर्ट्स आई हैं, तो तुम उनसे बात क्यों करोगी। वाई वुड यू नीड प्रायर ईयर रिपोर्ट टू मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग दिस ईयर ऑडिट, टू सी कि क्यों कई पुराने ऑडिटर जो इंटरनल ऑडिट हुआ था या इंटरनल कंट्रोल्स जो हुए थे, कि ऐसा तो नहीं है कि रिपोर्ट्स काफी ज्यादा इश्यूज थे और उसमें मैनेजमेंट ने बहुत सारी चीजें ठीक करनी थी जो नहीं करी, वो चीज हम यहाँ चेक करेंगे। तो यहाँ तुम्हारे लिए इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि इसका कोई बुकिश आंसर नहीं है, तुम्हें बुक में शायद इसका आंसर नहीं मिलेगा, वैसे प्लानिंग में मिल जाएगा अगर तुम ढूंढोगे तो, लेकिन इतना क्रिस्टल आंसर नहीं है। तो इट इज मोर ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एंड जजमेंट इन सॉल्विंग। बोर्ड मिनट मीटिंग्स, अब बोर्ड मिनट मीटिंग से तुम्हें क्या मिल सकता है, बोर्ड मिनट मीटिंग से तुम्हें ये मिल सकता है कि कंपनी ने क्या क्या नए नए रेजोल्यूशन इस साल पास किए हैं, पिछले साल से इस साल रेजोल्यूशन क्या पास किए हैं, कि जैसे डायरेक्टर्स एमोल्यूमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, कंपनी ने इस साल लोन बहुत ज्यादा लिए हैं, क्योंकि मिनट्स में सब कुछ डिस्कस होता है, तो वहां से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस साल क्या चेंजेस हुए हैं कंपनी के अंदर जिसपे हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। डायरेक्टर ने Redundancy, शेयर restructuring. प्रोविजंस भी मिल सकते हैं, पार्डन, प्रोविजंस भी मिल सकते हैं ना बोर्ड में के। प्रोविजंस, परफेक्ट, प्रोविजंस किस Redundancy and परसेंटेज पे बनने हैं, restructuring भी. रिस्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हैं। तो हालांकि हम यहाँ पे अपना आंसर इन डेप्थ नहीं लिखेंगे कि देयर माइट बी रिस्ट्रक्चरिंग जो हमें चेक कर रहे हैं, नहीं, हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि जो भी मिनट्स में डिस्कस हुआ है, मीटिंग्स में डिस्कस हुआ है, उन चीज, वो क्या क्या चीज, उस चीजों से हमें क्या चाहिए। सो वॉट एवर डिस्कस इन द मिनट्स, जिससे हमें ये हो सकता है कि व्हाट आर द इश्यूज अराइजिंग ड्यूरिंग द ईयर, और व्हाट आर द चेंजेस दैट हैज बीन मेड बाय द मैनेजमेंट ड्यूरिंग द ईयर, by the directors during the year, so that to identify out of those changes on which we should give more focus on। इस तरह से तुम्हें अपना आंसर देना। कंपनी वेबसाइट, कंपनी वेबसाइट से तुम्हें क्या मिल सकता है कि कंपनी क्या काम करती है, कितना बड़ा काम है, कंपनी की कितनी ब्रांचेस हैं, सो दैट यू कैन प्लान कि ऑडिट में तुम्हारे को कितने लोग रखने पड़ेंगे। बेसिकली टू गेन द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंटिटी। बिल्कुल परफेक्ट, टू गेन द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंटिटी, परफेक्ट। Nature and तो extent. तुम्हें The आंसर environment. अपना, क्या कह रही हो आ रहे हो, The environment. Their nature and एनवायरमेंट, बिल्कुल। yeah. तो इट वाजंट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन,
जैसे तुम बात कर रहे थे जब मैंने म्यूट पे करा हुआ था कि हमें तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा, इट तो वॉजंट अ सर डिफिकल्ट ऊपर क्वेश्चन। इतने अच्छे लैंग्वेज में लिखा था ना वो लोग। सर क्वेश्चन समझ आने वाला बात था, उसको लिखना कैसे, प्रेजेंट कैसे करना है, ऊपर से टाइम मैनेजमेंट का इशू, वो सब चीजें चल माइंड में वो होता है मतलब। तभी मैं कह रहा हूँ तुम ये जो क्वेश्चन है ये दिसंबर 23 का क्वेश्चन है। जब तुम पास्ट ईयर क्वेश्चन करोगे ना, तुम्हें मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, ये हमारे आपस की बात है। ओके। तुम अगर पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी सारे करके चले जाओगे ना, जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं 3 सालों के, ठीक है हम्म। ना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, उसी में से कहीं ना कहीं से घूम के क्वेश्चंस आएंगे। सर पास्ट ईयर क्वेश्चंस मतलब प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। या हाँ, सीबी प्लेटफॉर्म, जब तुम लॉगिन करोगी ना एसीसीए प्रैक्टिस में, तो जहाँ प्लेटफॉर्म। एसीसी स्टडी हब होता है वहां ऊपर है सीबी हाँ। प्लेटफॉर्म। सीबी प्लेटफॉर्म में व्हेन यू विल गो, तो तुम्हारा वहां पे जो तुम्हें ये अपना ऑडिट सिलेक्ट करना पड़ेगा। व्हेन यू सिलेक्ट ऑडिटिंग, तो वहां पे जो फर्स्ट पेज तुम्हारा आएगा, मैं एक बार तुम सबको दिखा दूं कैसे आता है। सर आप जी क्या सर, कह रहे हो? वो हेलो। किया तो है। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ सर एक दफा दिखा भी दें, क्योंकि मैंने भी वो किया है, लेकिन शायद आप वही बात कर रहे हैं, तो एक दफा उसको भी ओवरव्यू मैं कर एक दें। बार सबको दिखा देता हूँ, एंड ऑल्सो आई टेल यू हाउ यू कैन ऑल्सो चेक द आंसर्स, क्योंकि तुम्हें शायद क्वेश्चंस मिल जाए, आंसर चेक कर देना है। मैं एक बार बता देता हूँ सबको, जस्ट गिव मी वन स्मॉल सेकेंड। एसीसी लॉगिन, सर बस 6 एग्जामिनर्स रिपोर्ट्स आर अवेलेबल ना। मैं अभी आई आई थिंक 6 है। मैं एक बार ओपन करता हूँ, जस्ट गिव मी वन स्मॉल सेकेंड। आई श्योर विल सर। शेयर द स्क्रीन। अभी आई एम जस्ट एक्चुअली वो लॉग इन कर रहा हूँ। मेरे को वो स्टूडेंट ने, एक स्टूडेंट है मेरा, उसने बड़े ट्रस्ट पे मेरे को इन चीजें दी हुई हैं, क्योंकि मेरे को बार बार चाहिए होती है। तो ही सेड कि सर कोई बात नहीं, आप ले लो मेरा अकाउंट लॉग इन। स्क्रीन, यस गाइस, आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? यस सर। यस सर। ठीक है, इसमें यहाँ पे देखो, तो तुम क्या करोगे, दिस इज दी सीबी प्लेटफॉर्म। एक सेकंड, ये हाइड क्यों नहीं हो रहा? देखो, व्हेन यू गो टू माय क्वालिफिकेशन में तुम्हें यहाँ मिलेगा सीबीई प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। क्लिक ऑन दिस सीबीई प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। जब तुम ये क्लिक करोगे, दिस पेज विल ओपन, ये एक पेज ओपन होगा। दिस इज सीबीई प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। यहाँ पे यू विल गो टू ऑडिट एंड एश्योरेंस। इधर जाके यू विल गो फॉर एसीसी ऑफिशियल रिसोर्स। यहाँ पे तुम्हारे को दिया हुआ है पास्ट एग्जाम लाइब्रेरी। तो यहाँ पे देखो ये दिए हुए हैं 21, 22, 23, 21, 22, 23। तो मार्च जून सितंबर दिसंबर, सितंबर दिसंबर, सितंबर दिसंबर। तो तुम क्या करो, तुम सीधा सीधा ये वाले क्वेश्चन, अब जैसे डबल ए का ये वाला है, इसको मैं असाइन करता हूँ। मैंने असाइन करा। जैसे ही मैं इसको असाइन करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वहां पे भी है, जैसे मैं इसको असाइन करूंगा, ये डबल ए में लेफ्ट साइड में दिखना शुरू हो जाएगा, डबल ए सैंपल सितंबर दिसंबर 23। क्लिक ऑन दिस। जैसे क्लिक करोगे, क्लिक ऑन स्टार्ट। जब तुम स्टार्ट पे क्लिक करोगे, फिर वही तुम्हारे एग्जाम का तरीका, पूरा नेक्स्ट 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 करते रहो, स्क्रोल डाउन, नेक्स्ट, स्क्रोल डाउन, नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहो। और यहाँ पे सिर्फ सेक्शन बी के क्वेश्चंस आते हैं, ए के नहीं आते। तो दिस इज द सेम क्वेश्चन, ये देखो, दिस इज द सेम क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं। और ये क्वेश्चन में इन्होंने टेबल ऑलरेडी बना के दिया हुआ है। चलो, ये अच्छी बात है। तुम्हें सीधा सीधा यहाँ पे अपने आंसर्स लिखने हैं। अब तुम कहोगे सर इनके आंसर्स हमें नहीं पता, हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख देते, जैसे रैंडमली मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, कुछ भी लिख दिया मैंने, ये लिख दिया मैंने, स्क्रॉल करके पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया। देन आई मूव टू नेक्स्ट। अब यहाँ पे एक चीज क्या है गाइस, एक तो तुम्हें स्क्रोलिंग पूरी करनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए, एग्जाम में भी ऐसा होगा। दूसरा, तुम्हें सीधा सीधा इसका आंसर कहीं नहीं मिलेगा। यू हैव टू सॉल्व द कंप्लीट पेपर, तभी तुम्हें इसका आंसर मिलेगा। एंड आई वुड रेकमेंड कि कुछ ना कुछ आंसर जरूर लिखना प्रॉपर। मतलब ऐसा नहीं है कि खाली छोड़ दो कि चलो मेरे को सिर्फ पहला आंसर चेक करना है, तो मैं ये पूरा पेपर ऐसे ही छोड़ देता हूँ, बिल्कुल नहीं। पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करो सर एक बारी में। अब तुम क्या करिए पारुल? सर अभी जैसे हमने पेपर खोल ही दिया है, तो मुझे आप एक बार ये बताओ ना, अगर रिस्क आइडेंटिफाई करके कौन कर रहा है तो हम। पारुल, तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही है, दोबारा बोलो।
सर आई एम सेइंग रिस्क का जो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपने खोला था, आइडेंटिफिकेशन कॉपी पेस्ट वाला मेरे को पूछना था, तो उस आपने कहा था एडिट करना तो होगा, वो मतलब अभी बताऊंगा। अच्छा, कॉपी पेस्ट वाला तुम जो कह रही हो, रुको चेक करते हैं। थोड़ा यहाँ आप से एक सिलेक्ट करा मैं, करके बताओ ना। देखो यहाँ पे कॉपी हो रहा है। हो जाता है वो, मैंने लास्ट एग्जाम में सर वो मैं कर लेती हूँ, कॉपी पेस्ट का नहीं पूछ रही हूँ, बट मैं ये पूछ रही हूँ कि कॉपी पेस्ट करके इन लोग मार्क्स तो नहीं कट करेंगे So you have एग्जाम to अभी बताऊंगा, explain आगे. डोंट वरी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने कराना है वो यही क्वेश्चन मैंने बताना है, ऑडिट रिस्क में कैसे रिस्क को कॉपी पेस्ट इन्होंने एसीसी वालों ने उसी के रिगार्डिंग एक चीज बताई हुई है, मैं अभी दिखाऊंगा तुम्हारे को। विल मूव टू दिस क्वेश्चन, डोंट वरी। ठीक है, अच्छा। तो जैसे नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जा रहे हैं, तुम्हें सारा पेपर अटेम्प्ट करना है, पूरा स्क्रॉल डाउन करोगे, सब लिखोगे, मूव टू नेक्स्ट। ये तुम्हें करना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। पूरा पेपर तुम्हें अटेम्प्ट करना है, ये याद रखना। सारा करा अटेम्प्ट। बिल्कुल कोई स्टूडेंट ये नहीं करेगा कि चलो थोड़ा सा छोड़ देती हूँ, एक आधा छोड़, जैसे मैं नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहा हूँ कि मेरे को सिर्फ आंसर्स देखने हैं। ऐसा मत करना, यू हैव टू सॉल्व, क्योंकि ये एग्जाम का पेपर है। तुम ये एक्सपेक्ट करना कि यही चीज फिर एग्जाम में आएगी। तो पूरा स्क्रॉल कर दिया, नेक्स्ट। तो ये सारे क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे। तो इतने मेरे कंप्लीट, इतने इनकम्प्लीट। देन आई गो टू एंड एग्जाम। व्हेन आई क्लिक ऑन एंड एग्जाम, नाउ आई नीड टू चेक द आंसर्स, के आंसर्स का है, इसको मैंने एग्जिट कर दिया। आई गो टू सेम पेज अगेन। हाउ विल आई चेक द आंसर्स? यहां तुम्हें ऊपर दिख रहा होगा मार्क। व्हेन यू क्लिक ऑन मार्क, तो यहां तुम्हें ऑप्शन दिखेगा सेल्फ मार्किंग का। तो सेल्फ मार्किंग में डबल ए का, देखो ये जो हमने पेपर करा था ये यहाँ पे आ चुका है कि तुम पेपर सबमिट कर चुके हो, अब तुम इसकी सेल्फ मार्किंग करो। तो मैंने इस पे क्लिक किया, टाइम आ गया, अभी मैंने करा था ये वाला, क्लिक ऑन सेल्फ मार्क। जब सेल्फ मार्क में करोगे तुम क्लिक, तो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन आ गया, ये तुमने आंसर लिखा है। अब तुम्हें चेक करना है कि इनका आंसर क्या है। तो राइट में क्वेश्चन सैंपल आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर, तुम इसको क्लिक कर दोगे ना तो ये छुप जाएगा। तुम कहोगे ये सर इसका तो आंसर ही नहीं दिया हुआ, नहीं। क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे आ जाएगा क्लिक हेयर। व्हेन यू क्लिक हेयर, तो क्वेश्चन की जगह तुम्हारा पूरा एसीसीए का आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर विच इज सजेस्टेड बाय एसीसीए। तो अभी स्क्रीन में तुम्हें बहुत छोटा दिख रहा होगा, यू कैन ऑल्सो जूम हेयर, तुम जूम भी कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ जूम, यहाँ थोड़ा सा इनका हिसाब ऐसा ही है कि जूम करने में एक तो ये डाउनलोड नहीं होता कोई, और जूम करने में थोड़ा सा इनका मतलब प्रॉब्लम आती है। इन्होंने आंसर देखो मैंने ऐसे कर दिया, तो तुम ऐसे भी चेक कर सकते हो, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा। तो रुको, आई जूम अ बिट। हाँ, अरे, क्या हो रहा है ये? एक्चुअली मेरा ना ये ऊपर थोड़ा सा गड़बड़ है। तो चलो एनीवेज, तो यहाँ पे तुम्हारे ये आंसर्स आ जाएंगे, तुम जब अपने पीसी पे खोलोगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, ये देखो पहले क्वेश्चन के ये पॉइंट्स हैं, यहाँ इन्होंने हमने शॉर्ट में आंसर दिया हो। तो यहां से यू कैन चेक कि तुम्हारा आंसर क्या है, इनका आंसर क्या है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिट रिस्क एंड रिस्पॉन्स, इनका आंसर क्या है। जब तुम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे, यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां से गए सेकंड क्वेश्चन पे, तुम्हारा आंसर क्या है, अगेन सैंपल आंसर पे गए, इनका आंसर क्या है, यहां से यू कैन टैली एंड यू कैन चेक कि क्या तुम्हारा आंसर है, इनका आंसर। तो ऐसे करके तुम्हें अपना पूरा पेपर ये सॉल्व करना है। इन्होंने रिस्क रिस्पॉन्स हमेशा बहुत ज्यादा दिए होते हैं। जैसे ये अगर 16 मार्कर है, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि तुम 9-10 रिस्क तो दो। 9-10 रिस्क तो तुम्हें देने हैं, 16 रिस्क नहीं देने, 9-10 रिस्क तो तुम दो, ये जरूरी है। 1 मार्क ईच होता है ये। ठीक है, चेक करने के कितने मार्क का है, यहाँ क्वेश्चन मार्किंग गाइडलाइन है, क्लिक है। तो मार्किंग गाइडलाइन भी तुम्हारे पास आ जाएगी कि किस तरीके से मार्क्स देने हैं। उन्होंने यहाँ पे क्लियर कट बताया हुआ है मार्किंग गाइडलाइंस कैसे हैं, वो भी थोड़ा छोटा करके आएगा। यहाँ पे मार्किंग गाइडलाइंस भी हैं, वो तुम्हें मिल जाएंगी जब तुम करोगे, देखोगे इसको। ठीक है, इस तरह से तुम्हें अपने सैंपल पेपर्स करने हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुमने ये सारे सैंपल पेपर्स खुद सॉल्व करके सॉल्यूशन से टैली कर लिए, तो एग्जाम में कोई नहीं तुम्हें हरा सकता, क्योंकि तुम ऑलरेडी जो पिछले 3 बार सेक्शन बी के क्वेश्चंस आए हुए हैं, 6 बार इनफैक्ट आए हुए हैं, तुमने वो सारे पढ़ लिए। तो एग्जाम के ही क्वेश्चन जब तुमने 6 बार पढ़ लिए, 6 टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिए, तो क्या प्रॉब्लम है, फिर तो सब क्रिस्टल क्लियर है। तो ये कर लोगे, आई एम टेलिंग यू, नो बेसिकली वन कैन स्टॉप यू। ये ट्रिक है कि ये बस ये पेपर कर लिया तो डायरेक्ट पास है फिर। देखो ऐसे पारुल, मैं क्या बोलूं
सर सर मेरे तो केस में मुझे बताओ ना, मेरा तो बहुत बुरा हाल है ऑडिट में। नहीं, मेरे कहने का मतलब पारुल ये है कि अगर तुमने ये कर ली है ना, करने का मतलब ये नहीं है कि तुमने रट्टा मार लिया, बस कि क्वेश्चंस के आंसर्स का रट्टा मार नहीं लिया कि नहीं पहले सर, आए हुआ तो अब भी आ जाएंगे। अगर समझ। समझ लिया अच्छे से, ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए, तो तुम अब एग्जाम में गलतियां नहीं कर पाओगी, क्योंकि यू आर डूइंग एग्जाम लेवल क्वेश्चंस। एग्जाम लेवल क्या, तुम एग्जाम के क्वेश्चंस कर रही हो, तो ठीक तुम्हें है। आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो यू विल बी कॉन्फिडेंट वाइल गोइंग फॉर द एग्जाम कि हाँ मुझे सारा आता है, मैंने तीन तीन अटेम्प्ट के एग्जाम के क्वेश्चंस मैंने करे। सर तो मुझे एक डाउट था, अभी इंस्टेड ऑफ डूइंग सेक्शन बी क्वेश्चंस फ्रॉम किट, अभी सीधा एक पेपर उठा के उसको ऐसा वर्कशीट टाइप सॉल्व किया, सो दैट इज बिल्कुल ऑल्सो कर ओके। सकते हो, बिल्कुल ओके है। एक्चुअली प्रॉब्लम सिर्फ ये है, हाँ ये कर लो। आई थिंक नेक्स्ट 4 डेज के लिए अगर तुम यही वाले सेक्शन बी के क्वेश्चंस पूरे सॉल्व कर लो तो ये बेटर है। और वैसे भी सर मैंने यही क्योंकि तो बोला हुआ एक है। सिटिंग में तो नहीं होता है, मतलब 3 आवर्स नहीं, मैंने कंप्लीटली नहीं मैंने दे भी यही बोला सकते। हुआ है आर्या। हाँ मैंने हाँ। हर बार यही बोला है कि जो तुम्हें अब क्वेश्चन सेक्शन बी के करने हैं वो सारे पास्ट ईयर के ही करने हैं। ओके सर। ठीक है ना, तुम्हें करने ही पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं। बस जो ये एग्जामिनर रिपोर्ट्स हैं, इसमें सेक्शन ए के लिए पुरानी रिपोर्ट्स एक बार पढ़नी शुरू कर दो, क्योंकि एनी विच वे सेक्शन बी के क्वेश्चन तो तुम्हें वहां मिल ही जाएंगे करने के लिए। तो राइट। यहाँ देखने की सेक्शन बी के क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। ए के क्वेश्चंस तुम्हें पिछले 4-5 अटेम्प्ट्स के मिल जाएंगे, जो तुम्हारी काफी हेल्प करेंगे। अब देखो यहाँ पे इन्होंने कुछ चीजें क्या बताई हुई हैं जो बच्चों ने गलत किया था यहाँ पे। क्रेडिट वॉज अवॉर्डेड टू प्रायर ईयर फाइनेंशियल स्टेट, चलो ये छोड़ो। इट वॉज डिसअपॉइंटिंग दैट मेनी कैंडिडेट्स कंफ्यूज द प्रायर ईयर रिपोर्ट टू मैनेजमेंट विद इन प्रायर ईयर ऑडिट रिपोर्ट। कि प्रायर ईयर रिपोर्ट टू मैनेजमेंट को उन्होंने प्रायर ईयर ऑडिट रिपोर्ट से कंफ्यूज कर लिया, और उन्होंने आंसर्स दे दिए ऑडिट रिपोर्ट के। एंड एक्सप्लेन दैट दे वर लुकिंग फॉर मॉडिफिकेशंस टू ओपिनियन, कि पुरानी रिपोर्ट में कितनी मॉडिफिकेशन थी। ठीक है, तो उन्होंने ठीक करी कि नहीं करी, ऑडिट सही हुआ था कि नहीं हुआ था, रिपोर्ट्स खराब आई थी कि नहीं आई थी। तो उन्होंने प्रायर ईयर रिपोर्ट टू मैनेजमेंट में गलती से ऑडिट वाला लिख दिया। नो क्रेडिट वॉज अवॉर्डेड फॉर दिस। For board minutes, credit was awarded for identification of key issues occurring during the year। कि जो भी की इश्यूज हुए हैं, जिस बच्चे ने इसके रिगार्डिंग कुछ भी आइडिया दिया है उसको मार्क्स मिल जाएंगे, 1 मार्क्स। कि की इश्यूज जो क्या हुए हैं वो हम चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो जो मेरे नोट्स है ना, वो नोट्स ही इसलिए हैं, शॉर्ट नोट्स, के तुम्हें विदाउट लुकिंग एट द बुक तुम पूरा सिलेबस अपना क्विकली जो है रिवाइज कर सको। छोटे छोटे इश्यूज जो जैसे तुम्हें यहाँ पे पॉजिटिव कंफर्मेशन नेगेटिव कंफर्मेशन में आया था फॉर्मुलेज वगैरह में, तो वो तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हर रोज का अपना टारगेट बना लो कि 1 घंटा तुम्हें निकालना है नोट्स पढ़ने के लिए, 1 घंटा तुम्हें निकालना है एक एग्जामिनर रिपोर्ट प्रीवियस ईयर की करने के लिए। बाकी उसके बाद 3 to 4 आवर्स में तुम्हारे को करने हैं प्रीवियस सेक्शन बी के क्वेश्चंस। इतने कर लो तुम अगर 4-5 दिन में, आई एम टेलिंग यू दैट इज मोर देन इनफ। हाँ, प्लस जो मैं मॉक्स दे रहा हूँ वो मॉक्स भी करना है, क्योंकि आई विल बी द वन हु इज चेकिंग द मॉक्स। जो मॉक्स तुम करोगे, जो तुम्हें मॉक्स मिल रहे हैं, वो प्लीज सारे करना। 2 मॉक्स मैंने इवेलुएट करना है, तो अब जो तुम मॉक्स अटेम्प्ट करोगे, आई विल इवेलुएट देम। सर मैंने जो मॉक दिया था उसका मैं बी सेक्शन कर सकती हूँ क्या? ए करके मैंने सबमिट कर दिया था उस दिन, वही सेम मॉक नहीं ओपन हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, ऐसे मत करो। जो मॉक सबमिट हो गया हो गया, दोनों अच्छा। करना है, खाली नहीं छोड़ना। पर सर उस दिन मैं बैठ नहीं पा रही थी, फिर मैंने सबमिट कर दिया था ए करके। चलो सर कोई बात नहीं, आगे सर फिर नेक्स्ट वाले अभी मत करना। आप दोगे ना मॉक अभी? हाँ हाँ, अभी एक मॉक और दूंगा मैं तुम्हें। 2 मॉक्स और मिलेंगे, टोटल टोटल 4 मॉक्स हैं। फर्स्ट तुम्हारा सिर्फ ऑब्जेक्टिव, और नेक्स्ट तुम्हारे 3 प्रॉपर मॉक्स हैं, जिसमें से 2 इनिशियल वाले मैंने इवेलुएट करने हैं। एक जो लास्ट मॉक होगा वो तुम सेल्फ इवेलुएट वाला है, वो तुम बिल्कुल एग्जाम से 1-2 दिन पहले करके खुद चेक कर सकते हो। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी 7:30 दूसरी क्लास है। अब ये देखो तुम्हारा क्वेश्चन आ गया, डिस्क्राइब 8 ऑडिट रिस्क एंड एक्सप्लेन ऑडिटर रिस्पॉन्स टू ईच रिस्क। अब यहाँ पे जो कंसर्न तुमने मुझसे पूछा था वो यहाँ डिस्कस किया जाएगा। देखो, ये स्पेसिफिकली पैराग्राफ उस चीज के लिए। कैंडिडेट्स ऑफन यूज कॉपी एंड पेस्ट फंक्शन व्हेन ड्राफ्टिंग देयर आंसर्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। हाउएवर, केयर शुड बी टेकन टू एंश्योर दैट risk is actually identified. Simply stating a fact from the scenario is not the same as identifying audit risk। कि तुमने वहां से लाइन कॉपी पेस्ट कर दी, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने रिस्क आइडेंटिफाई कर दिया।
जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल स्टेटिंग दैट कंपनीज क्रेडिट कंट्रोलर वाज इल एंड एब्सेंट फॉर वर्क फॉर 4 months, ये रिस्क नहीं है। इसमें क्या रिस्क है? दिस इज नॉट द रिस्क। तो क्वेश्चन में केस में आगे दिया हुआ है कि जो हमारा रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड है दैट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम दिस डेट। तो इसमें लिखा हुआ है, अगर खाली तुम ये चीज लिख दो, इफ यू जस्ट इन द पेपर इसको कॉपी पेस्ट कर दो और सोचो कि रिस्क है, मेरा रिस्क हो गया, दिस इज रॉन्ग। इट इज नॉट द रिस्क as if other members of the finance team are undertaking this work during the absence of credit controller, then audit risk is mitigated. इस लाइन से रिस्क नहीं हुआ ना, क्या पता कोई और ये काम कर रहा हो। However, in this case, the scenario went on to state that receivable collection periods has increased. तो हम जब कॉपी पेस्ट करेंगे तो तुम्हें ये भी कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, फिर तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये रिस्क कैसे हुआ, कि क्रेडिट कंट्रोलर इल था जिसकी वजह से, उसके इल होने की वजह से जो दूसरे लोग थे वो ठीक से काम नहीं कर पाए, एंड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड वाज इंक्रीज फ्रॉम 45 days to 75 days। सो ये हमारा एक ऑडिट रिस्क एरिया आ गया। तो अकेला कॉपी पेस्ट करना इज नॉट द आंसर, तुम्हें आइडेंटिफाई करके बताना पड़ेगा कि रिस्क क्यों है। अब तुम खाली अगर ये लाइन लिख दो, द कंपनीज क्रेडिट कंट्रोलर वाज इल एंड एब्सेंट फ्रॉम द वर्क फॉर 4 months, दिस इज द रिस्क, बिकॉज उस टाइम पे मिस्टेक्स हो सकती थी। तो क्वेश्चन में आगे लिखा होगा कि एक दूसरे बंदे ने काम किया, तो हाउ कैन यू से दूसरे बंदे ने सही काम किया गलत काम किया, वो हमें यहां से पता चला। तो तुम्हें ये पूरे को एक प्रॉपर रिस्क बनाना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉपी पेस्ट करके यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई दैट इज अ रिस्क, क्यों रिस्क है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, कि रिसीवेबल्स मे बी ओवरस्टेटेड और अंडरस्टेटेड। ये चीज हमें वहां से चेक करनी है। देयर माइट बी अलाउंस और रिसीवेबल दैट नीड्स टू बी क्रिएटेड, एक्स्ट्रा अलाउंस माइट बी क्रिएटेड, ऐसा तुम्हें रिस्क आइडेंटिफाई करके बताना है। क्लियर है पारुल? सर हाँ मैं समझ गई थी, बस वो कॉपी पेस्ट वाला पूछना था। सर समझ गई मैं, ओवरऑल एक्सप्लेन करना ही है। वो करना ही सर मैंने। यस यस यस। सर मैं ये पूछ रहा था, ये रिस्क तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब इसमें हम रिस्पॉन्स क्या क्या देंगे? इस स्पेसिफिक केस में रिस्पॉन्स पूछ रहे हो? नहीं सर, ये 45 to 75 डेज का जो हमारा इंक्रीज हुआ है रिसीवेबल पीरियड। हाँ, कि रिसीवेबल्स माइट बी ओवरस्टेटेड और अंडरस्टेटेड, और मे बी अ रॉन्ग अलाउंसेस अलाउंग फॉर प्रोविजन माइट बी क्रिएटेड। सर ये तो हमारा रिस्क के पार्ट में आ गया ना, ऑडिट रिस्क को जब हम हाईलाइट करते हैं, हाँ, तो अब हमारा रिस्पॉन्स जो होगा वो क्या चेक करना होगा, या जो हमारा रिस्पॉन्स होता है क्या रिव्यू रिस्पॉन्स करेंगे? हम यहाँ पे सबसे बड़ा रिस्पॉन्स होगा एजिड रिसीवेबल एनालिसिस, ठीक सर। कस्टमर करस्पॉन्डेंस, कस्टमर कॉरेस्पॉन्डेंस, एजिड रिसीवेबल एनालिसिस, चेकिंग ईयर एंड बैलेंसेस। checking receivable collection period of prior year and comparing with current year. राइट। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से चेक करो फ्लक्चुएट हो रहा है या नहीं, या फिर ईयर एंड रिसीट्स जो है। नहीं, हम वो नहीं चेक करेंगे प्रीवियस ईयर से, आई टेल यू, क्योंकि बड़ा तो हुआ ही है। क्वेश्चन में क्लियर कट बोला हुआ कि रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड बढ़ चुका है हमारा। हाँ 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 हाँ, ओके। तो हमारा यहाँ इसमें पे सर अब ऑडिट रिस्पॉन्स हमारा क्या होगा कि हम यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं कि हम उनको ये बोलेंगे कि रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड हमारा इंक्रीज हो गया है, तो वी विल रीकैलकुलेट द अलाउंस वेदर अलाउंस वाज राइट और नॉट। वी विल क्रिएट अ एजिड रिसीवेबल एनालिसिस टू सी कि कितना हमारे रिसीवेबल्स हैं जो एक्चुअली एजिड रिसीवेबल्स हैं, किनसे कितने पैसे आने हैं, किनसे कितने लेट पैसे आने हैं। अकॉर्डिंगली वी माइट नीड टू चेंज इन वी माइट नीड टू क्रिएट और चेंज इन अलाउंस फॉर रिसीवेबल, इसके अकॉर्डिंग अलाउंस भी बदल जाएगा। सही होगा, ठीक है सर। ये चीज सर ये बोल ठीक है। सकते हैं ईयर एंड कैश रिसीट्स को रिकॉग्नाइज किया है या नहीं, ये भी चेक करना चाहिए ना। आर्य वो चीज जो है ना, देखो दैट इज तुम्हारा सब्सटेंसिव प्रोसीजर, ये चेक करने के लिए कि रिसीवेबल का बैलेंस सही है कि नहीं। हम बैलेंस की बात नहीं कर रहे, हमें ओके एक रिस्क पता चला है कि इसकी वजह से रिस्क हुआ है। तो एज अ ऑडिटर हम क्या बोलेंगे कि हमारे को प्रॉब्लम ना है कि रिस्क है, हम अपने अकॉर्डिंग एजिड रिसीवेबल एनालिसिस करेंगे। क्योंकि अगर हमारा रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड बढ़ गया है, दैट मींस एजिड रिसीवेबल एनालिसिस में फर्क पड़ा है, तो इसके फर्क की वजह से हो सकता है हमारा जो अलाउंस है वो चेंज हो जाए। ओके सर। क्योंकि जितने ज्यादा पुराने डेट्स होते जाएंगे उतने ज्यादा अलाउंस हमारे चेंज होते चले जाएंगे, वर्किंग कैपिटल में भी इफेक्ट आ सकता है। वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट आ सकता है। तो वी विल चेक दी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वी विल चेक कि कंपनी का पेबल, या बस इतना ही तुम लिखो, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। बाकी व्हेन यू सी दी आंसर्स यू सर विल तो गेट टू नो। सब्सटैंटिव प्रोसीजर इतना नहीं लिख सकते ना ऑडिटर्स रिस्पॉन्स में। नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम कंट्रोल चेक कर रहे हैं एक तरह से, दीज आर नॉट, वी आर हम्म। चेकिंग
वी आर नॉट चेकिंग रिसीवेबल्स के बैलेंसेस। बैलेंसेस चेक करना इज सब्सटैंसिव प्रोसीजर, कि हमें बैलेंस गिवन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, हमें वो चेक करना है। यहाँ पे हम बैलेंस चेक नहीं कर रहे हैं, हमने जो कंपनी ने काम किया था, जो कंट्रोलिंग थी कंपनी की, दिस इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल, कि कंपनी का कंट्रोल ठीक नहीं हुआ, हाँ उसमें हाँ क्या रिस्क है। तभी तो इसमें लिखा होता है ना, रिस्क, कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव, कंट्रोल, रिकमेंडेशन, ऑडिटर रिस्पॉन्स। तो ये हाँ कंट्रोलिंग की हाँ बात हो रही, यस सर। ठीक है। हाँ सर। बस यही था, बाकी इन्होंने बस यही चीजें बताई हुई हैं सारी, कुछ और खास नहीं है। और सब्सटैंसिव प्रोसीजर तुम्हें पता ही है, इसके बारे में तो कुछ खास नहीं है कि तुम्हें सारा डिटेल में लिखना होता है। यू जस्ट कांट राइट प्रोसीजर इन शॉर्ट, वही सर सारी मुझे चीजें। एक डाउट है, ये ग्रुप में भेजा था, आप बता दोगे क्या? क्या पारुल? सर ग्रुप में भेजा था ये डाउट, लेट मी एक जस्ट चेक एक बार। बार। ये वाला, हाँ सर, ये डिफरेंस बता दो, समझ नहीं आ रहा। देखो इसका मैं सिंपल सा क्रक्स बताता हूँ सबको। अदर मैटर पैराग्राफ वो होते हैं जिनका हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है हमारा, बिल्कुल ओके। छोटे छोटे मैटर्स। इट रेफर्स टू द मैटर्स अदर देन दोज प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है, वैसे ही जैसे कंपनी का इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, हमारी ऑडिटर रिपोर्ट की क्या अंडरस्टैंडिंग है, एग्जाम्पल्स इंक्लूडिंग एक्सप्लेनिंग व्हाई प्रायर ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर नॉट ऑडिटेड, कि पिछले साल का ऑडिट क्यों नहीं हुआ था, या कंपनी ने वो पॉलिसी क्यों नहीं लगाई। मतलब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो चीजें हैं उससे इसका कोई रिलेशन नहीं होता, दैट इज अदर मैटर पैराग्राफ। और एम्फेसिस ऑन द मैटर पैराग्राफ मतलब कि जो चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, जिसपे अलग से हमें एम्फेसिस देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा यूजर को कि ये चीज चल रही है, जैसे हमारी होती है कंटीजेंट लायबिलिटी, कि कंपनी पे एक केस चल रहा है कि शायद हो सकता है हमें इतना बैलेंस आगे किसी को देना पड़े, दैट इज एम्फेसिस ऑफ मैटर। तो अदर मैटर पैराग्राफ मींस दैट पैराग्राफ जिसका कंपनी की बुक से कोई रिलेशन नहीं है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है उससे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, किसी फिगर से रिलेटेड नहीं है। ये वैसे ही जनरल है कि कंपनी ने बुक्स क्यों, कब बनाई, इतने टाइम क्यों लग गया, पिछले साल का ऑडिट क्यों नहीं हुआ था, क्या रीजन थे, वो चीजें। और एम्फेसिस ऑफ मैटर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसी चीजें जो बताती हैं कि हमारी बुक्स में क्या इश्यूज हैं, कहाँ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इश्यूज हैं, ठीक है। सर तो कैम, एक सेकंड, तो ये जो की ऑडिट मैटर वो होता है ना, जो सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज होती है जो हाँ, अराइज करते हैं वो। एम्फेसिस ऑन मैटर से पहले आता है की ऑडिट मैटर, दैट इज की ऑडिट मैटर मतलब हमारा हो जाता है बिल्कुल ही मेन मैटर। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, कैम और एम्फेसिस में? दो, आई मीन दोनों ही डायरेक्ट रिलेटेड है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा, से। कैम मतलब की ऑडिट मैटर, एक्चुअली मैं कैम नहीं बोलता कभी। सॉरी, की ऑडिट मैटर एंड एम्फेसिस ऑफ मैटर में फिर क्या डिफरेंस है, ये ये पूछ रहे ऑडिट हैं। देखो मैटर की आई थिंक ऑडिट ज्यादा या इम्पोर्टेंट पर होता है। हाँ, की ऑडिट मैटर मतलब जैसे इस साल एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है कंपनी में, हम्म। जिसकी वजह से हम अपनी, देखो की ऑडिट मैटर मतलब ये भी मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनना सारे। की ऑडिट मैटर और हमारा जो आता है एम्फेसिस ऑफ मैटर, की ऑडिट मैटर में वो वाले मैटर्स आते हैं जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और मे बी इनकी वजह से हमने अपनी रिपोर्ट मॉडिफाई करी, कि किन चीजों की वजह से हमने रिपोर्ट अपनी मॉडिफाई करी है, दैट कैन ऑल्सो कम इन की ऑडिट मैटर। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर हैं जो यूजर्स को पता होने चाहिए एट द फर्स्ट स्टेज, क्योंकि एज अ व्यूअर जब तुम किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करोगे, हर बंदा सबसे पहले ये चेक करता है, जैसे तुम शेयर होल्डर हो किसी कंपनी के, तुम्हें तुम्हारे पास कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएंगी, फर्स्ट थिंग दैट यू विल चेक इज कि कंपनी के कहाँ कहाँ मॉडिफाई लिखा हुआ है पहले पेज पे, ट्रू एंड फेयर व्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा। सेकंड, वो सबसे पहले की ऑडिट मैटर चेक करेगा कि की ऑडिट मैटर क्या क्या थे जहां पे सबसे बड़े इश्यूज थे। उसके बाद आएंगे वो इश्यूज जो इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन उसमें ये नहीं है कि हमने रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दिया, नेगेटिव रिपोर्ट दी थी, इससे नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आती। ये वो मैटर्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करते हैं और यूजर को पता होने चाहिए, जैसे कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। अब कॉन्टीजेंट लायबिलिटी कंपनी के अंदर है, ठीक है, एक बंदे ने केस कर रखा है जिसके चांसेस इतने हैं, तो बुक्स में कंपनी ने बताई हुई है, ऐसा नहीं है कुछ छुपाई हुई है, लेकिन हमें उसको अलग से यहां बताना पड़ेगा कि सारे शेयर होल्डर को इस पे एम्फोसिस दो कि ये चीज बुक्स के साथ है। हाईलाइट मैटर्स अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सही डिस्क्लोज करिए, ऐसा नहीं है गलत है, सही है, लेकिन अलग से लोगों को हमें बताने की जरूरत है कि ये ध्यान दो कंपनी पे केस चल रहा है। तो तुम्हें बुक्स में नहीं दिखेगा, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आते नहीं, तो हम यहाँ बता रहे हैं कि कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है,
की ऑडिट मैटर हो सकता है कि अगर मॉडिफाई हुई है रिपोर्ट तो क्या इश्यूज की वजह से मॉडिफाई हुई है, फ्रॉड चल रहा है, कुछ चल रहा है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन की ऑडिट मैटर, एम्फेसिस ऑफ मैटर एंड अदर मैटर पैराग्राफ। तो सर ये मॉडिफाई ओपिनियन के उसमें आता है या अनमॉडिफाइड, मतलब उसका कुछ लेना देना कौन से है? वाला? दोनों का बोल रही हूँ। अभी तो मैंने बताया पारुल, नहीं जब मैं बोलता हूँ प्लीज ट्राई टू लिसन वेरी केयरफुली, तुम्हें थोड़ी सी ग्रास्पिंग अपनी तेज करनी पड़ेगी। मैंने अभी कहा था की ऑडिट मैटर्स में मेजरली वो वाले मैटर भी आ सकते हैं जिसकी वजह से रिपोर्ट मॉडिफाई हुई है। अच्छा, सॉरी सर, गॉट इट। लेकिन प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन मैं एक्चुअली तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यू नीड दिस थिंग एट दिस स्टेज, यू हैव टू बी वेरी एक्टिव। ओके सर, गॉट इट। एनी अदर थिंग एनीवन वांट टू आस्क गाइस? नो सर, आई गेस। सर मेरा मेरा एक क्वेश्चन है बस, नहीं सिंपल सर, सा। अभी यस के लिए सर, तो मतलब काफी है। एक मिनट पहले सैफ तुम पूछो। सर मैं मेरे बस कंफ्यूजन थी, वो जो हमारी मटेरियलिटी होती है, जैसे रेवेन्यू की है 0.5 से 1%। ठीक हाँ, है सर। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम चेक करते हैं मटेरियलिटी और हमारी परसेंटेज आती है लेट्स सपोज 0.7। जैसे प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमारा है 5%, 3 to 5%। सर 5 to 10% प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। ठीक है, ठीक, अब सर जो अगर हम कैलकुलेट करते हैं लेट्स सपोज किसी भी चीज़ को सेल्स को करते हैं या किसी और चीज़ को, तो कोई भी वो एक फिगर है, कोई भी एक फिगर है। उसकी परसेंटेज आइए सर 8% आइए। 8%, हाँ, तो वो इस रेंज के अंदर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है सर, मतलब अगर वो 10% आ गई फिर? अगर वो 10% आ गई, हाँ, तो हमारा इशू है, तो मतलब कि वहां पे हमारे को ज्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी। रिस्क वहां पे एक थोड़ा सा रिस्क क्रिएट हो चुका है, तो हमें थोड़ी सी चेकिंग ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि 10% है, 10 से ज्यादा हो गया तो हमें सब्सटेंसिव प्रोसीजर में जाना पड़ेगा। जी सर, ठीक है, क्योंकि मतलब ये जो हमारा चीज, हाँ, थ्रेशोल्ड है वो 10% है। यस, हम अपर लिमिट वाला लेके चलेंगे। ठीक है। बेसिकली क्या होता है, देखो मैं तुम्हें एक्चुअल बताता हूँ क्या होता है। 0 to 5% आया, इसका मतलब कि वहां जी, तो बहुत ही मिनिमम चेकिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक सर। 5 to 10% जब आए, ध्यान से सुनना सारे, जब 5 to 10% आता है तो उसमें एक ऑडिटर क्या करता है कि जब तुम ऑडिट करोगे, तुम वहां पे देखोगे कि यहाँ पे मैं परफॉर्मेंस मेटीरियलिटी में भी जाता हूँ हम्म। कि मेटीरियलिटी यहाँ पे कम आई है, लेकिन अगर मैं बाकी सारी फिगर चेक करूँ, एक फिगर का हमारे इस रेंज में आ रहा है, बाकी सारी फिगर चेक करूँ तो शायद बढ़ सकता है, तो उस केस में ऑडिटर परफॉर्मेंस मेटीरियलिटी पे ज्यादा फोकस करता है। और अगर 10 से ज्यादा है तो फिर तो सीधा सीधा सब्सटेंसिव प्रोसीजर ही आ जाएंगे कि यहाँ कंट्रोल ठीक नहीं चल रहा, हमें सब्सटेंसिव प्रोसीजर करना शुरू। ठीक। और सर तो परफॉर्मेंस यहाँ पे, मेटेरियलिटी जो है, हाँ, जी सर, वो एज अ होल हम कास्ट करते हैं या इंडिविजुअली भी करते हैं, लाइक नहीं, ट्रांजैक्शंस पे परफॉर्मेंस या सब? मेटीरियलिटी का मतलब ये होता है ना कि एक बैलेंस इंडिविजुअल। जो है वो रेंज से कम आ रहा है इंडिविजुअल, लेकिन उस टाइप के जैसे 10 रिसीवेबल्स है, 10 का जब मैंने डिफरेंस निकाला, एक हम्म। रिसीवेबल का बैलेंस इस रेंज में आ रहा है, बट इन टोटल जो है वो हमारा 10 क्रॉस कर जाएगा। ठीक है। तुम्हें अपना आंसर इस तरीके से नहीं देना, यू डोंट राइट पीएम वाला, तुम सिंपल अपनी अपर रेंज बना के चलो 10% की। अगर 10 से ऊपर है तो सब्सटेंसिव प्रोसीजर, 10 से नीचे है तो कम ठीक प्रोसीजर्स है, करोगे, तो तुम टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे बिलीव करके कम सैम्पलिंग करोगे। सही है। ठीक है सर। मैं प्रैक्टिकली तुम्हें सर, बता रहा हूँ कि क्या चीज होती है, या पारो। सर ये मैं लास्ट एक सेकंड, डाउट है। पारो पारो, रुको रुको रुको। यतीश, यू वर आस्किंग समथिंग। नहीं नहीं सर। ओके, ठीक है, या पारो, गो अहेड। सर ये लास्ट डाउट है, ये अडेक्वेट डिस्क्लोजर वाला, इन अडेक्वेट डिस्क्लोजर बता दोगे क्या? मुझे समझ नहीं आया क्या पूछ रही हो। Impact on auditors' adequate disclosures and inadequate disclosures. एडिक्वेट सर जो भी कहते हैं इसको, adequate और disclosure इनएडिक्वेट, या inadequate किस disclosure. किस चीज में है ये, कौन से चैप्टर में है? सर ऑडिटर्स रिपोर्ट, issue and impact on auditors report, ये disclosures के ऊपर मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा था ये डाउट। कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। ये तुम कहाँ कह रही हो, ये ऑडिट रिपोर्ट में है, जी, ये वाले चैप्टर में है। लास्ट चैप्टर में। यप। एडिक्वेट रिपोर्ट और इनएडिक्वेट रिपोर्ट, नहीं है। एक बार बताओ कि कौन से टॉपिक में आता है ये। वो भेजो ना पारुल, जो हमने किया था साथ में, वो वाला क्वेश्चन। कौन सा, तुम्हारा क्या कह रही हो? एक सेकेंड।
एक मिनट। सर आर्या 1 सेकंड, सर भेज दिया ग्रुप में। हाँ हाँ वही वाला, हाँ यही अच्छा, वाला। adequate disclosure. If perfect company adequately discloses issue, then unmodified opinion should be given. But if there is no disclosure in the financial, अच्छा पॉइंट क्या है? कंटिंजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर नहीं किया था। अच्छा, सो कंटीजेंट लायबिलिटी को प्रॉपर्ली डिस्क्लोज, अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर करा है तो तो हमारी रिपोर्ट एम्फेसिस ऑफ ओके है। मैटर आएगा। हाँ, तो इसको हम एम्फेसिस ऑफ मैटर में डाल देंगे कि ये है, पॉइंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हुआ है। सो एडिक्वेट डिस्क्लोजर का मतलब यहाँ पे क्या आ गया कि जो कंपनी में इश्यूज हैं, जो क्लेम्स वगैरह हुए थे, तो कंपनी ने उनको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करा है, तो दैट इज फाइन। हमारी जो रिपोर्ट है वो अनमॉडिफाइड जाएगी, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट जाएगी, क्योंकि कंपनी ने बताया हुआ है। लेकिन लोगों को पता होना चाहिए, तो दिस इज एन एम्फेसिस ऑफ मैटर। लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि दिस इज एम्फेसिस ऑफ मैटर, कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो है, चल रही है, आप सबको ये चीज पता होनी चाहिए। लेकिन अगर कंपनी ने इसको इनएडिक्वेट डिस्क्लोज करा, नहीं बताया, तो इस केस में वी कैन गिव मॉडिफाइड ओपिनियन, और इसको हम की ऑडिट मैटर्स में भी डाल सकते हैं कि कंपनी ने जो ये क्लेम्स थे उसको नहीं बताया। हम कंपनी को नहीं बोलेंगे कि क्लेम आपने डिस्क्लोजर में डाले, डालो, हम ठीक नहीं कराएंगे। हम सीधा अपनी रिपोर्ट मॉडिफाई कर देंगे कि कंपनी ने इसके रिगार्डिंग एडिक्वेट डिस्क्लोजर बुक्स के अंदर नहीं डाला, एंड दिस इज अ की ऑडिट मैटर। सर मॉडिफाइड रिपोर्ट में क्वालिफाइड ओपिनियन आता है ना? मॉडिफाइड रिपोर्ट क्वालिफाइड एक ही बात होती है। अच्छा ओके। मॉडिफाइड क्वालिफाइड एक ही बात होती है कि हमने अपनी रिपोर्ट में मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया कि बुक सही नहीं है। ओके अनमॉडिफाइड मतलब कि बुक सही है। ठीक है ओके सर, सर। समझ आ गया। ठीक है। सर आप बीच में एक दिन पेपर से पहले क्लास ले लोगे ना, वीकडे वगैरह में? हाँ, तो क्लास होनी है। तुम्हारा एग्जाम कब है? 4th को है ना, आई थिंक। सर 3rd है, मंडे, थर्ड। नेक्स्ट मंडे है। हाँ, तो नेक्स्ट सैटरडे है ही हमारी क्लास। बाकी बीच में भी मैं क्लास कर लूंगा तुम्हारे साथ। सर थोड़ा ये जून मॉक वाला थोड़ा कुछ, अगर हमें एग्जाम में कुछ डाउट्स हो एमसीक्यूज वगैरह में, तो ग्रुप में सेंड कर देंगे एग्जामिनर एक रिपोर्ट। मैंने अभी प्री मॉक की वीडियो बनानी है, जो तुम्हारा जून का प्री मॉक एसीसी वालों ने करा हुआ है, उसकी प्री मॉक की मैं वीडियो बनाऊंगा, और वो वीडियो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। उसको 2 से 3 दिन लगेंगे अभी, क्योंकि मैं चाहता हूँ पहले तुम अपनी प्रिपरेशन कर लो, उसके बाद प्री मॉक तुम समझो। तो प्री मॉक तुम्हें सर जून आप वाला मिलेगा। सेक्शन बी भी कवर करोगे इन प्री मॉक? प्री मॉक में सेक्शन बी में टाइप नहीं करूंगा, आई विल नॉट अच्छा टाइप, एक्सप्लेन ना, बट हाँ आई हाँ। एक्सप्लेन एवरी पॉइंट कि एक्सप्लेन इसमें क्या करेंगे। रिस्क होगा, क्या रिस्पॉन्स होगा, वो मैं सारा समझाऊंगा ओके सर। कि क्वेश्चन में से कैसे हम ढूंढ सकते हैं क्या रिस्क है, कैसे वो रिस्क है, उसके रिगार्डिंग क्या हमारा रिस्पॉन्स हो सकता है, दैट आई आइडेंटिफाई, बट मैं टाइप नहीं करूंगा। ठीक है सर, तो सर मतलब नेक्स्ट सैटरडे क्लास होगा, इन केस अगर कुछ मतलब नीट वीट हुआ तो फिर उससे वीकडे में बिल्कुल आप। बिल्कुल, वो मैं क्लास बीच में भी कर लेंगे। लेकिन एक चीज है, तुम प्लीज जो मॉक्स है, मॉक्स प्लीज सारे करना। प्रैक्टिस 3 चीजें प्लेटफॉर्म। तुम्हारे को मैंने बोली है, 3 चीजें तुम्हें बोली है मैंने अब। पहली चीज क्या बोली है? फर्स्ट थिंग इज कि एवरी डे तुम्हारे को जो मेरे नोट्स हैं और मैराथन नोट्स, उनको अच्छे से पढ़ना है, 1 घंटा लगा के हर रोज नोट्स पढ़ने, कि ताकि कोई भी छोटा मोटा पॉइंट भी, और वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, थोड़ा सा जल्दी पढ़ना है, ताकि ग्रास्पिंग भी तेज हो जाए और तुम्हें छोटे छोटे पॉइंट्स, लैंग्वेज वगैरह भी याद होनी स्टार्ट हो जाए। सेकंड, ओके तुम्हारे को हर रोज एक एग्जामिनर रिपोर्ट देखनी है, और वो ठीक। रिपोर्ट में तुम फोकस करोगे सिर्फ सेक्शन ए के क्वेश्चंस, नॉट बी, क्योंकि बी के तुम वैसे ही करोगे। थर्ड, तुम्हारे को प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म से सेक्शन बी के क्वेश्चन जो से मैंने दिखाए हैं, वो तुम्हारे को एक, अब 6 दिन है, आज से 6 दिन, हर रोज का एक पेपर अपना उठा लो। लेकिन पेपर जब सॉल्व करोगे, प्लीज उस तरह से मत करना कि हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट कर दो, कोई बात नहीं, हमें आंसर्स चेक करने हैं। डोंट डू लाइक दैट। टाइम लगाओ, अपने अकॉर्डिंग जो भी समझ आता है आंसर लिखो, जो भी समझ आता है अपने अकॉर्डिंग आंसर लिखो, एंड देन चेक विद द सॉल्यूशन बाय योरसेल्फ। मेरे सर जो मॉक बच्चे करोगे तुम। यस सर पारुल। बच्चे बच्चे इतने वेले हैं क्या, नेक्स्ट नेक्स्ट करके मतलब पूरा आंसर देख के ऐसे? सर फिर तो उनका खुद का ही लॉस है। पारुल, मैं बताऊं, तुम्हें लग रहा है ये बहुत, तुम खुद करोगी ये चीज एक पॉइंट पे आके। तुम एक सर क्वेश्चन मैंने पढ़ोगी, आई टेल यू, तुम एक क्वेश्चन पढ़ोगी, यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड कि मेरी बस यार और गलती नहीं करने। सर, बट मैंने जितने प्रीवियस अटेम्प्ट दे चुकी हूँ ऑडिट का, तो अब तो इस बार हिम्मत नहीं है, अब निकालना है पेपर। मैं तो अब सर अच्छे से निकालना है पेपर। नहीं, वो करना है, वो तो अच्छे से करना है, मतलब अच्छे से हमें 80 मार्क्स प्लस लेके आने हैं। उसी के लिए मैं ये चीज बता रहा हूँ कि
मैम आई एम टेलिंग यू देयर आर फ्यू स्टूडेंट जो शायद ये चीज करें कि दो क्वेश्चंस कर ले, बस यार थक गए और नहीं हो रहे, चलो सॉल्यूशन देख लेंगे। होता है, उस चीज में मत जाना। ये तुम्हारी रिटन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ये तुम्हारी ऑन दी स्पॉट जजमेंट भी हो जाएगी कि व्हेन ऑन दी स्पॉट तुम्हारे पास क्वेश्चन आ रहा है, तुम समझ के टाइम टू टाइम आंसर भी लिख पा रहे हो। आंसर बहुत ज्यादा डिटेल तुम्हें नहीं देना कि फालतू में काफी ज्यादा एक्सप्लेन करो। टू दी पॉइंट रेलिवेंट आंसर्स तुम्हारे को लिखने हैं, बट वो रेलिवेंट होने चाहिए। जो कीवर्ड्स मैंने अपनी मैराथन वीडियोस में बताई हैं कि जैसे कंफर्म, रीचेक, रिकैलकुलेट, डिस्कस, ये कीवर्ड्स तुम्हारे को हर बार अपने आंसर की स्टार्टिंग से पहले लिखने। और आंसर अपना कभी भी इस तरीके से नहीं लिखना कि तुम डिटेल्ड चीज पूछोगे कि अगर रिसीवेबल में इतना डिफरेंस आ रहा है तो हम उस पर्सन को मंगाएंगे कि वहां से कितना रिसीवेबल है, देन वी विल चेक। ऐसे नहीं, हमें ओवरऑल आंसर लिखना है। जैसे मैं बोलता हूँ कि हमें शिमला घूमने जाना है या हमें गोवा घूमने जाना है, तो मैं अपना आंसर ऐसे नहीं दूंगा कि पहले हम इस रूट से यहाँ जाएंगे, इस रूट से वहां जाएंगे, हमें स्टेप्स नहीं बताने हैं। हम सिंपल इस तरह से आंसर लिख लेंगे कि गोवा जाने के लिए all we have to plan a Goa trip in a way that we cover all the roads, all the this in case of there is a change in environment। इस तरह से हम आंसर अप्रोच लिखें, देना ना कि ये क्या कह रहे हो आर्या? अप्रोच देना है अप्रोच। यस, कि अप्रोच देना है हमें ऑडिट के लिए, हमारा अप्रोच क्या है, बट वी विल नॉट टेल देम कि हम ऐसे ऑडिट करेंगे। वी विल गिव आवर अप्रोच हाउ वी विल डू ऑडिट, बट नॉट राइट एग्जैक्टली क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे व्हाइल वी आर डूइंग द ऑडिट। और ये चीज जब तुम अभी इनके आंसर्स देखोगे, यू विल गेट टू नो। इस चीज को शुरू कर दो करना। मॉक्स जो तुम्हें मिल रहे हैं मॉक्स सॉल्व करो। आई विल बी चेकिंग दी मॉक्स एंड आई लेट यू नो कहाँ कहाँ पे तुम्हारी क्या कमी है, एंड वो मैं प्रॉपर चेक करके तुम्हें जल्दी बता दूंगा। पारुल ने काफी सारे क्वेश्चंस पुराने भेजे थे, मैं चेक नहीं कर पाया, मैं बाहर गया हुआ था। एंड अब मैंने वो सर बुक का चेकिंग। तो सर बुक का तो रहने दो, बुक का तो छोड़ो आप। सर मेरा प्री मॉक ये मॉक वॉक कर लेना चेक। बस ठीक है, मैं मॉक्स, तुम मॉक्स करते रहो, मैं मॉक्स चेक करता रहूंगा। ये चीज सर करते हैं। एक मॉक मैंने अभी सबमिट कर दी है, सितंबर दिसंबर वाला, वो कर देना। बाकी फिर मैं बिल्कुल, मैं चेक कर लूंगा वो। ठीक है, ये चीज कर लेना गाइस। और बस दैट्स इट। टारगेट अपना सेम जो मैंने बताया 80+ का, इससे नीचे कोई भी नहीं सोचेगा। एग्जाम जब भी कोई मॉक करने बैठो, कोई भी क्वेश्चन करने बैठो, एक चीज मुझे एक स्टूडेंट ने बोली थी कि सर सबसे बड़ा जो एग्जाम में मार्क्स कटने का होता है रीजन, वो होता है कि स्टूडेंट्स एग्जाम टाइम पे बहुत डर जाता है। सेम बहुत डर सर। जाता है कि एग्जाम पता नहीं कैसा होगा, ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, पता नहीं कैसे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, तो इजी क्वेश्चंस भी डिफिकल्ट लगने शुरू हो जाते हैं। तुम्हें ये डर अपने अंदर से निकालना है, ये सोचना है कि तुम तो एग्जाम के क्वेश्चन ऑलरेडी करके आए हो। यहाँ से भी तुमने एग्जाम के क्वेश्चंस प्रीवियस वाले कर लिए, यहाँ से भी तुमने प्रीवियस वाले कर लिए, अब डर किस बात का? अब तो कोई डर ही नहीं है, अब तो बस फटे चकने हैं। सर आपको मैं प्राउड फील करवा के दिखाऊंगी, मैं बस निकल जाए पेपर, हो जाए, बस मैं बस बस। रिलीफ होना चाहती हूँ बस इस सब्जेक्ट से मैं रिलीफ होना एक चीज चाहती मैं बोलूं सबको, एक चीज मैं बोलूं, हूँ। यस जी सर। ये इट्स डिफरेंट फ्रॉम स्टडीज। तुम सबने वो पढ़ा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? यू नो व्हाट इज लॉ ऑफ हाँ अट्रैक्शन? सर द सीक्रेट। सर द द सीक्रेट, सीक्रेट, यस सर, परफेक्ट। अफर्मेशंस एंड ऑल। हाँ, तो एक काम करना, सारे काम करना, व्हेन यू वेक अप, या जहां भी तुम सोते हो, जहां उठते हो, मतलब जो तुम्हारा एरिया है, जैसे फोन है तुम्हारा, ठीक है, एक काम करना, सही बता रहा हूँ, एक काम करना, तुम ना एसीसीए का अपना पुराना जो भी तुम्हारा अभी तक रिजल्ट आया हो, जो भी रिजल्ट आया हो, उस रिजल्ट को प्रिंट आउट निकालना। और प्रिंट आउट निकाल के जहां पे एफआर या कोई और पुराना पेपर है वहां काट के कर देना ऑडिट एंड एश्योरेंस। और जहां मार्क्स है ना वहां काट के कर देना 90 मार्क्स। ये कर दो, रोज सुबह देखना शुरू कर दो टिल योर एग्जाम। ये सोचो कि तुम पास हो गए, आज रिजल्ट आया तुम पास हो गए। सुबह का थॉट प्रोसेस अपना ये रखो, आज रिजल्ट आया तुम पास हो गए, 90+ आ गए, आज रिजल्ट आया तुम पास हो गए। और ये प्रिंट आउट निकाल के रखो सामने अपने। ओके सर। दिस इज टू प्ले विद साइकोलॉजी। तो ये चीज करो, ठीक है, तुम्हारे अंदर मोटिवेशन भी आएगी। 90 मार्क्स आ गए, एक बार लगेगा क्या कुछ नहीं है 90+ मार्क्स, 2 दिन में कुछ नहीं होगा, तीसरे दिन कुछ नहीं होगा, लेकिन आई एम टेलिंग यू अगर ये चीज होगी ना, हो सकता है तुम चारों के चारों अपने रिजल्ट में देखोगे 90, और तब तुम बोलोगे सर बात तो आपने सही कही थी। ये चीज करना सारे, और बाकी ये चीज तो चलो है ही ऑफ कोर्स, ठीक है, अब स्टार्ट कर दो ये चीजें। एंड बाकी नेक्स्ट क्लास सैटरडे, तो नेक्स्ट सैटरडे है ही है हमारी जो लास्ट तुम्हारी क्लास होगी ऑडिट की, होपफुली, क्योंकि उसके बाद तो यू विल स्टार्ट विद अदर सब्जेक्ट। एंड उससे पहले भी इन इफ रिक्वायर्ड क्लासेस हम कर लेंगे। एग्जाम्स तुम्हारे जो हैं क्वेश्चंस वगैरह आई विल चेक। ओके सर। ओके सर। सर आई हैड वन लास्ट थिंग, मैं एफआर भी कर रही हूँ, तो व्हेन शुड आई स्टॉप स्टडिंग एफआर नाउ फॉर ऑडिट का एग्जाम? Arya, I wouldn't say that you should stop studying FR.
ठीक है, बट ये है कि अभी तो तुम्हारे को थोड़ा सा साइमल्टेनियसली चलाना पड़ेगा चीजें। हम्म। व्हाट यू कैन डू कि तुम जैसे तुम्हारा ऑडिट का एग्जाम 4th को है ना, आई थिंक। थर्ड को है सर। नहीं, 3rd को तुम्हारा एग्जाम है ना। हाँ तो सर। तुम 1 2 3 को FR छोड़ दो, ओके सर। लेकिन 30 और 31 को FR पूरी मेरी मैराथन वीडियोस और नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लेना। ओके मैराथन सर। वीडियोस देख ली, नोट्स रिवाइज कर लिए, और यहाँ पे जो मैंने मॉक दिया हुआ है वो मॉक कर लिया। उन 2 डेज में ऑडिट को थोड़ा सा स्लो कर लिया, ताकि ठीक वो है तुम्हारी सर। प्रिपरेशन पक्की हो जाए। उन 2 दिनों में अपना एक प्लान रखना कि तुम्हें नोट्स तो पढ़ने ही पढ़ने, जो मैंने नोट्स दिए हुए हैं, और एक जो एग्जामिनर रिपोर्ट है वो पढ़नी है। सॉल्विंग मत करना मॉक्स की, लेकिन ये हाँ हाँ। दोनों ऑडिट का करना 2 घंटे लगा के। बाकी टाइम तुम्हारा FR में, ताकि FR का ओके भी सर। सारी चीजें रिवाइज तुम्हारे एग्जाम से पहले हो जाए, कोई दिक्कत ना हो, और ऑडिट भी ना छूटे कि तुम नोट्स रोज पढ़ रही हो। फिर उसके हाँ बाद सर। इन 3 फर्स्ट और सेकंड को यू हैव टू वर्क ऑन ऑडिट ओनली। ओके सर ठीक है। ठीक है, चलो सर गाइस, आई हैव टू एंड। यस सर पारुल। नेक्स्ट क्वार्टर आप PM भी ले लो प्लीज, पारुल, रिक्वेस्ट। अगर मैं क्लास कर सकता मैं कर लूंगा, बट मेरे में मैं पढ़ा नहीं सकता PM, क्योंकि डोंट वरी, PM के लिए भी आई एम जस्ट टेलिंग यू वन थिंग, सबके लिए है, PM के लिए वी आर हायरिंग अ न्यू ट्यूटर। वी आर प्लानिंग टू हायर अ न्यू ट्यूटर फॉर PM, एंड वो जल्दी हमारे साथ एसोसिएट हो जाएंगे। ठीक सर, फिर मैं FR तो आपसे ही करूंगी नेक्स्ट टाइम। सर FM का ठीक क्या है। है अभी? FM, यतीश, मैंने ही स्टार्ट करना है FM, लेकिन जस्ट बिकॉज अभी तुम्हारे एग्जाम्स वगैरह हैं, तो आई एम नॉट एबल टू डू दैट। मे बी FM मैं दिसंबर अटेम्प्ट के लिए स्टार्ट करूं। अगर तुम सितंबर में अटेम्प्ट देना चाहते हो FM का, तो आई वुड सजेस्ट तुम मेरे यूट्यूब वीडियोस देख के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे देख के अभी एक स्टूडेंट का रैंक आया है, वर्ल्ड वाइड रैंक आया है उसका 5th, एंड इंडिया रैंक आया है 2nd, एंड ही जस्ट वाओ। पर वॉच माई यूट्यूब यूट्यूब पे वीडियो। सर कैप्लान होगा ना आपका? क्या प्लान है, डजेंट मैटर, वो कॉन्सेप्चुअल है। मुझे सर तो FM और इज टू बी कॉन्सेप्चुअल। ऑनेस्ट कैप्लान पसंद है ज्यादा। पसंद की वो बात नहीं है। है कापलान अच्छी है, आई एम टेलिंग, कापलान ऑनेस्टली अच्छी है। बट प्रॉब्लम क्या है कि वो इतनी अच्छी है कि उसमें से बच्चे करने के बाद क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते। समझ सब कुछ आता है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं होती उससे। ये सर प्रॉब्लम है हमारे कापलान में रैंक कि लेकर कैसे आ जाते हैं बच्चे यहाँ पास होने में हालत खराब होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पारुल, आई टेल यू, इट्स ओनली अबाउट योर थॉट प्रोसेस। जो स्टूडेंट यूट्यूब पे देख के सेल्फ स्टडी कर रहा है, तुम सोचो उसने कितनी मेहनत करी होगी। कोई टीचर नहीं है उसके पास गाइड करने के लिए, कुछ भी पूछने के लिए, कोई क्वेरी सॉल्व करने के लिए। एवरीथिंग इज डूइंग बाय हिमसेल्फ। कोई भी क्वेरी आ रही है, वो खुद सॉल्यूशन देख के समझ रहा है कि मेरे को क्वेरी क्यों आई है। मैं खुद स्टूडेंट्स को कोशिश यही करता हूँ, आई डोंट वांट देम टू बी रट्टू तोता, कि हाँ आंसर जो भी डाउट है मुझसे पूछ लो, मैं बता दूंगा कि ये आंसर है। मैं कोशिश यही करता हूँ। तुमने देखा होगा काफी जो मेरे आंसर्स होता है, मैं डायरेक्ट आंसर नहीं देता, मैं तरीका बताता हूँ कि यहाँ पे ऐसा हुआ है, फिर देखो यहाँ ऐसा देखो। मैं कोशिश यही करता हूँ कि तुम डिपेंडेंट ना हो मुझ पे, तुम इंडिपेंडेंट बनो। कोई भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन है, तुम खुद देखो सॉल्यूशन उसका, खुद सॉल्यूशन से समझो। बिकॉज द टाइम यू स्टार्ट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द सॉल्यूशन, दैट टाइम तुम्हें समझ आ जाएगा कि आंसर क्या होगा और कैसे लिखना है। तुम्हें कोई डाउट आया मैथ्स का, अब जो FR का सब्जेक्ट है, FR में स्टूडेंट डाउट पूछते हैं, काफी डाउट है, मैं सॉल्व करता हूँ पूरे पूरे। काफी डाउट्स में मैं ये बताता हूँ कि ये तुमने ये लाइन नहीं पढ़ी, इससे ऐसे होगा, इससे ऐसे होगा, डू दी आंसर अगेन। मैं वो चीज करता हूँ, एंड उसका रीजन ही है कि आई वांट स्टूडेंट टू फाइंड आउट दिस थिंग। आंसर ही निकालने तो वो तो बुक में भी दिए हुए हैं, मैं दे दूंगा बुक में दे दूं, क्या फर्क पड़ता है। मैं हर आंसर समझा दूंगा तो फिर बच्चों को रट्टाफिकेशन हो जाएगी कि हाँ सर ने तो सारे आंसर समझा दिए, अब तो रट्टाफिकेशन होगी, हमें तो रट गए। वो चीज नहीं करनी। आई वांट एवरीवन टू बी इंडिपेंडेंट। मेरा यूट्यूब चैनल खोलने का भी पर्पस ये था, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर। FR का, AA का। अब जैसे FR का एक स्टूडेंट था, उसने F3 मुझसे पढ़ा था। हिज नेम इज ईशान सोमानी। उसने FR नहीं पढ़ा था मुझसे, क्योंकि उसको ऑफलाइन क्लासेस चाहिए थी, तो मैंने कहा था मैं ऑफलाइन क्लासेस तो नहीं लेता। तो ही स्टडीड FR फ्रॉम हिज लोकेलिटी, जहां से वो पढ़ता है। तो वहां पे उसने मेरे को बाद में बोला कि सर मुझे आपकी मैराथन वीडियोस और नोट्स देखने हैं, तो प्लीज मुझे एक्सेस दे दो। तो मेरी यूट्यूब पे ऑलरेडी वो है, तो ही टुक दी एक्सेस। तो मैंने पूछा, कहते सर वहां से मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो प्लीज हेल्प मी। तो आई हेल्प हिम। मैंने उसको एक्सेस दे दिया, मतलब उसकी जो फीस है 399 400 वो उसने पे करी। ही स्कोर्ड 90 मार्क्स इन FR। 90 मार्क्स उसके FR में आए। तो ऐसी बात नहीं है मार्क्स नहीं आते, मार्क्स आते हैं, अच्छे आते हैं। पेपर बहुत टफ भी आता है। लास्ट अटेम्प्ट जो था मार्च का, वो एक्चुअली बहुत टफ था। देयर वर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स जो रैंक लाए हैं इस बार, बहुत कम। पहले रैंक बहुत आते थे। मैं इसीलिए तुम्हारे को बोल रहा हूँ कि जितने तुम पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखोगे, तुम्हें समझ आना स्टार्ट हो जाएगा कि ये ACCA का लेवल है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि इससे टफ क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले।
तो तुम्हारा जो डर अच्छा। वाला पार्ट है वो यही खत्म हो जाए। ठीक है सर, समझ गई। ठीक है, चलो आई हैव टू एंड दिस क्लास नाउ, क्योंकि 7:30 आई हैव एफआर क्लास, श्योर और मैंने सर। बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं करी मैंने उसकी। थैंक यू। चलो गाइस, ठीक है, Thank next you, week sir. if required we'll do the class, follow श्योर these सर। steps. ओके। If anything anyone want to ask you can ask in the group. बाकी मॉक करना, जैसे ही कोई भी स्टूडेंट मॉक कर ले प्लीज ग्रुप में मुझे बता देना कि सर आई हैव डन दी मॉक, आई हैव सबमिटेड इट, तो मैं वो चेक करके तुम्हारे को विद इन अ डे और मैक्स 2 days आई विल गिव यू द आंसर्स पूरा श्योर। प्रॉपर समझा के। ओके थैंक यू। टेक ओके केयर। चलो चलो, बाय ओके। गाइस, टेक केयर, बाय। बाय बाय। Thank you, sir. बाय। बाय।